दोस्तों, आज आप सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक जी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल कॉनमैन का तीसरा भाग। अगर आपने इसके पहले के 2 भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या फिर नॉवल की प्लेलिस्ट पर जाएं। पिछले भाग के अंत में आपने देखा था कि सुनील कियारा को इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के पास जाकर सारी बातें सच सच बता देने के लिए तैयार कर ही रहा होता है कि इतने में प्रभुदयाल खुद कियारा के घर पर आ जाता है। अब सुनते हैं उससे आगे क्या होता है। सुनील पर नजर पड़ते ही प्रभुदयाल थमक कर रुक गया। तुम यहाँ भी पहुँच गए? साले तुम आदमी हो कि प्रेत? सुनील प्यार से मुस्कुराया और बोला, आप यहाँ कैसे आए? प्रभुदयाल बिना कोई जवाब दिए युवती की तरफ घूम, आप कियारा सोबती हैं? जी हाँ। इसे कैसे जानती हैं? ही इज माई फ्रेंड। कैजुअल या इंटीमेट? इंटीमेट यानी वैसा दोस्त जिससे अपने सुख दुख बांटे जाते हैं। तो इसका मतलब आपके बताए कत्ल के वाकये की इसको खबर है? कौन सा वाकया? आपको सब पता है मिस कियारा। कौन सा वाकया? आप मुझे बस ये बताइए कि हमारे यहाँ आने से पहले ये शख्स आपको क्या पट्टी पढ़ा रहा था? अरे प्रभु, मैं तो... सुनील ने कुछ कहना चाहा, लेकिन प्रभुदयाल ने जोर से चिल्लाकर उसे रोक दिया। हाँ तो मिस, जवाब दीजिए, क्या पट्टी पढ़ाई है इसने आपको? सर, पट्टी नहीं पढ़ाई, एक शुभचिंतक की तरह राय दी। इसे जब मैंने कल रात का वाकया सुनाया तो इसने कहा कि मुझे फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए और जो मैं जानती हूँ वो सब बयान कर देना चाहिए। प्रभुदयाल के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। इसने ऐसा कहा? जी हाँ, और मैं बस पुलिस हेडक्वार्टर के लिए अभी निकलने ही वाली थी कि आप आ गए। और क्या कहा था इसने? और ये कहा था कि वहाँ मैं जो कहूँ बिल्कुल सच कहूँ और झूठ हरगिज ना बोलूँ। अच्छा, ऐसा बोला इसने? और आपको ये मालूम था कि पुलिस हेडक्वार्टर में आपको कहाँ जाना था? मुझे नहीं मालूम था, लेकिन इसी ने बताया कि मुझे वहाँ जाकर सीधे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल से मिलना चाहिए, क्योंकि एक तो वो केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और दूसरे बहुत ही रीजनेबल पुलिस ऑफिसर हैं जिनसे मैं बेखौफ मिल सकती हूँ। इसने ऐसा कहा? जी हाँ। ओह, चलो, मैं ही हूँ इंस्पेक्टर प्रभुदयाल। मैं यहाँ आपको कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने आया था, लेकिन अब मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलें और एक रूटीन पूछताछ में बतौर गवाह पुलिस को सहयोग दें। मैं आपको हिरासत में नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ साथ चलने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। ठीक है, आप नीचे चलिए, मैं घर बंद करके आती हूँ। प्रभुदयाल ने वो बात कबूल की, लेकिन सुनील को उसने पीछे ना छोड़ा। अगला भाग। सुभाष नगर से सुनील पूर्व परिचित था। ये शहर से काफ़ी बाहर जॉर्ज टाउन से 3 किलोमीटर आगे एक मध्यम वर्ग की कॉलोनी, हाउस नंबर 3/5, जो कि मकतूल अंशुल खुराना उर्फ आदित्य खन्ना और अब उर्फ अविनाश खत्री की जिंदगी में उसका आवास था। उसे तलाश करने में सुनील को जरा भी दिक्कत नहीं। कॉल बेल बजाने से पहले ही उसे वहां मातम का सा माहौल छाया हुआ लगा। उस टाइम 10:30 बजे। जवाब में जिस औरत ने दरवाज़ा खोला उसकी पोशाक और उम्र जाहिर कर रहे थे कि वो मकतूल की बेवा थी। सुनील ने पूछा, आप योगिता जी हैं? उसने हाँ में सिर हिलाया। देखिए, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मुझे आपसे हमदर्दी है, आप मुझे अपने दुख में शरीक जानिए। वो दबे स्वर में बोली। को पहचाना नहीं? मेरा नाम सुनील है, प्रेस रिपोर्टर हूँ। क्या आप उनसे वाकिफ थे? जी नहीं, मैं बस आपसे 2 मिनट बात करने के लिए आया हूँ, आपके दिवंगत पति के बारे में। उसने सुनील को अंदर ले जाकर बैठा दिया। सुनील ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, अंतिम संस्कार हो गया क्या? जी हाँ, कल शाम काफ़ी लेट हुआ, डेड बॉडी मिलने में देर लगी थी। ओह, पुलिस ने परेशान तो नहीं किया? जी नहीं, लेकिन वो कहते थे कि अभी पूछताछ के लिए फिर से आएंगे या फिर मुझे हेडक्वार्टर बुलाएंगे। आई सी। तो कल आपने ताज़ा खबर में मुखपृष्ठ पर छपी अपने पति की तस्वीर देखी, राइट? जी हाँ। क्या यहाँ पर ताज़ा खबर आता है? जी नहीं, यहाँ तो कोई अखबार नहीं आता। वो ऑफिस में अखबार मंगवाते थे जिसे शाम को लौटती बार कभी कभी घर ले आते थे। कौन सा अखबार? जी, क्रॉनिकल। तो फिर आपके नोटिस में ताज़ा खबर अखबार और उसमें छपी तस्वीर कैसे आए? असल में मैं सब्जी लेने मार्केट गई थी, वहाँ कोई अखबार को इस तरह से थामे हुए पढ़ रहा था कि मुखपृष्ठ का रुख मेरी तरफ था। उस पर छपी उनकी तस्वीर मुझे दिखाई दी और मेरे तो छक्के ही छूट गए। मैंने उस आदमी से अखबार लिया और कत्ल संबंधी हेडलाइन पढ़ी, फिर जल्दी जल्दी खबर पढ़ी तो... इतना कहते कहते वो फपक पड़ी। सुनील सांत्वना भरे स्वर में बोला, धीरज रखिए, होना होता है वो तो होता ही है, होने को कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, फिर क्या किया आपने? सब्जी का ख्याल छोड़ा, अपना अखबार खरीदा और घर आते ही राज को फ़ोन किया। राज? कौन राज? प्रहलाद राज, मेरे पति का बिजनेस पार्टनर, विनायक नगर में रहता है। विनायक नगर में कहाँ पर? वहाँ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं, फ्लैट नंबर 45 में। सुनील ने पता अपने मोबाइल पर नोट कर लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो दौड़ा दौड़ा यहाँ आया और मैंने अखबार उसे दिखाया। आपने उसे अखबार दिखाया? मतलब वो उस खबर को पहले से नहीं जानता था? जी नहीं, सुबह उसके घर अखबार तो आता है,
लेकिन ताज़ा खबर से उसका कोई मतलब नहीं था। ओह, तो आपकी तरह उस खबर ने उसे भी हैरान कर दिया। जी हाँ, वो तो करना ही था, लेकिन वो मर्द था, मेरे से ज़्यादा दुनियादार था, इसलिए उसने एक शक जाहिर किया, और वो ये कि ताज़ा खबर में छपी तस्वीर मेरे पति की नहीं थी। लेकिन आपने तो अपने पति की सूरत पहचानी थी ना? जी हाँ, लेकिन प्रहलाद बोला कि हो सकता है वो मेरे पति की सूरत से मिलता जुलता कोई दूसरा आदमी हो, क्योंकि अखबार के हिसाब से उस आदमी का नाम अलग था और वो कहीं बाहर से आया हुआ लोकल होटल में मौजूद था, जबकि मेरे पति तो बाहर गए हुए थे, मुंबई गए हुए थे। तो आपको यकीन आया कि अखबार में छपी तस्वीर आपके पति की नहीं थी? जी नहीं। तो फिर आपने अपने मुंबई गए पति से संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी। उनके मोबाइल पर कॉल लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो होटल फ़ोन नहीं किया आपने? मुझे पता नहीं था कि मुंबई में वो कहाँ ठहरे हुए थे। ओह, तो आखिर आपने क्या फ़ैसला किया? उस घड़ी मेरी अक्ल ने मुझे यही सुझाया कि मुझे लाश की सूरत देखनी चाहिए। ओह, तो इस वजह से आप पुलिस हेडक्वार्टर गईं। लेकिन वहाँ जाना सूझा कैसे आपको? वो असल में खबर के साथ केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का नाम छपा था, जो कि पुलिस हेडक्वार्टर में पाया जाता था, इसलिए मैं वहाँ गई। अकेली गई थी? जी नहीं, राज साथ गया था। आपने उससे चलने को कहा था? जी नहीं, उसने खुद ऑफर किया। वो इतना भला नेक आदमी है, मेरे पति का दोस्त है और बिजनेस पार्टनर भी, तो वो भला मेरे साथ क्यों ना जाता? तो आप पुलिस हेडक्वार्टर गईं, आपको लाश दिखाई गई और आपने उसकी शिनाख्त अपने पति अविनाश खत्री के तौर पर की, जो यहाँ सुभाष नगर के रहने वाले थे। जी हाँ। पुलिस ने आपकी शिनाख्त पर एतबार किया? जी हाँ, पुलिस एतबार क्यों नहीं करती? कोई औरत किसी गैर मर्द को अपना पति करार दे के खुद को विधवा क्यों कहेगी भला? और फिर राज ने भी तो लाश की शिनाख्त की थी, जो उनका दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। उन्होंने कोई सबूत की मांग नहीं की, क्योंकि शिनाख्त की तस्दीक करना पुलिस का रूटीन होता है। जी वो सब मुझे नहीं पता, अपने रूटीन के तौर पर उन्होंने कुछ किया होगा, तो मुझे उसकी खबर नहीं। ठीक है, तो ये बताइए, आपको इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई कि आपके पति, जो आपको ये कह के गए थे कि मुंबई जा रहे हैं, वो यहाँ राजनगर के एक होटल में रहते हुए पाए गए, और वो भी एक अलग नाम अंशुल खुराना से? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप कोई वजह सुझा सकती हैं जिसके तहत वो मुंबई नहीं गए, यहाँ राजनगर में ही रहते रहे? उसने नामे सिर हिला दिया। वो घर से क्यों निकले होंगे और जाकर के एक खर्चीले होटल में क्यों रहने लगे होंगे? मुझे नहीं पता। आपसे क्या कह के गए थे मुंबई? जी यही कहा था कि कोई बिजनेस का काम था जिसके लिए मुंबई जा रहे थे, 4-5 दिन में लौटने को बोल के गए थे। लेकिन उनका कारोबार तो यहाँ पर था और वो भी लोकल टाइप का था, तो उसके लिए मुंबई जाने का क्या काम आ पड़ा? वो तो मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे ये बात सूझी, तो मैंने इस बारे में कुछ पूछा भी नहीं। वो इस तरह सफ़र पर अक्सर जाते रहते थे? जी हाँ। मुंबई के अलावा और कहाँ कहाँ जाते थे? जी कहीं नहीं, सिर्फ मुंबई। और लौट कर ये बताते थे कि जिस काम से गए थे वो हुआ कि नहीं? ऐसा कोई जिक्र कभी नहीं उठता था मिस्टर सुनील। वो कुछ कहते नहीं थे और मैं कुछ पूछती नहीं थी। बस संतोष की बात यही होती थी कि घर का मालिक लंबे सफ़र पर गया था और फिर घर लौट आया था। बड़े ही सरल दिल वाली महिला हैं आप। अच्छा, बिजनेस कैसा था उनका? अच्छे पैसे कमाते थे? मैंने इस बारे में कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन अच्छे प्रोवाइडर थे, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। शुरू से ही प्रॉपर्टी के बिजनेस में थे? जी हाँ। कोई साइड बिजनेस? मुझे उसकी खबर नहीं। अगर ऐसा हो तो उसे जानकर क्या आपको हैरानी होगी? देखिए भाई, छोटा मोटा कुछ और करते हो तो। छोटा मोटा नहीं, मोटा मोटा, मेन बिजनेस से भी ज्यादा तंदुरुस्त। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर सुनील। अरे, जब आपको उनकी माली हैसियत के बारे में कोई खबर ही नहीं है तो क्यों नहीं हो सकता भला? जी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मर्द अपनी बीवी से अपनी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं छुपाता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके पति अपने किसी दूसरे धंधे से, अपने प्रॉपर्टी वाले बिजनेस से कहीं ज़्यादा पैसा कमाते थे, तो आप क्या कहेंगी? तो मैं ये कहूँगी कि आपको गप्पे मारने का, लंबी लंबी छोड़ने का शौक़ है। अच्छा ये बताइए, उनकी विल है, यानी वसीयत? अरे, अभी वो इतनी उम्र के कहाँ हुए थे कि वसीयत करते? ये ज़रूरी नहीं होता कि वसीयत बुढ़ापे में ही की जाए। समझदार लोग जब गृहस्थी बसा लेते हैं तो वसीयत को ज़रूरी समझने लगते हैं। जी मुझे वसीयत की कोई खबर नहीं है। आप उनकी पत्नी हैं, इसलिए नेचुरल वारिस आप ही हैं। ज़रा तलाश कीजिएगा, हो सकता है तलाशी में आपको उनके किसी लॉकर या लॉकरों की भी खबर लगे। अच्छा, उनके पार्टनर साहब इस वक्त कहाँ होंगे? जी घर पर ही होंगे। क्या वो शादीशुदा हैं? जी हाँ। बच्चे? जी नहीं हैं। क्या शादी हाल ही में हुई है? नहीं, शादी को तो 6 साल हो गए हैं, फिर भी बच्चे नहीं हैं। असल में क्या है कि पति पत्नी में अनबन रहती है। बीवी खाते पीते घर की है और बहुत ही तुनक मिजाज है, इसलिए रात से गिले शिकवे ही करती रहती है।
अक्सर खड़े पैर उठती है और मायके चली जाती है, फिर कुछ दिन में अपने आप ही आ भी जाती है। आजकल कहाँ है उनकी बीवी? मायके में। और मायका कहाँ है? यहीं पास ही में है, झेरी। ठीक है मैडम, मैं इजाज़त चाहता हूँ, मुझे टाइम देने के लिए शुक्रिया। और फिर सुनील उठ खड़ा हुआ। वहाँ से वो विनायक नगर पहुँचा। प्रहलाद राज हाउसिंग बोर्ड के अपने फ्लैट में मौजूद था। वो एक फिल्म स्टार्स जैसी सज धज वाला 35 साल का गोरा चिट्टा दुबला पतला क्लीन शेव्ड व्यक्ति था, जो व्यक्तित्व के आकर्षण के मामले में सिर्फ कद में मात खा गया था। लंबे बाल रखता था, जो कि साफ दिखता था कि ब्यूटी सैलून से सेट कराता था। इस वक्त वो अपने घर पर ही था, फिर भी उस घड़ी बड़ी माकूल सजीली पोशाक पहने था। सुनील ने उसे अपना परिचय दिया। वो बड़ी ही बेबाकी से बोला, अरे क्या यार, तुम चौथे अखबार वाले हो जिसने सुबह से अब तक कॉल बेल बजाई है। ओह सॉरी। अरे भाई, तुम्हें सॉरी करने के लिए नहीं बोला मैंने। मैं तो ये बात इसलिए कह रहा था कि जब तक कत्ल से मेरा खुद का वास्ता नहीं पड़ा था, मुझे पता ही नहीं था कि कत्ल इतनी बड़ी न्यूज़ होता है, जबकि कत्ल किसी वीआईपी या नेता या अभिनेता का भी नहीं है। देखिए मिस्टर, कत्ल बड़ा ही समाजी कारोबार होता है। किसी की नाहक जान ले लेना एक शैतानी हरकत है। हाँ हाँ, समझ गया। नाम क्या बताया था तुमने अपना? बताया तो नहीं था, अब बता देता हूँ। सुनील चक्रवर्ती। ब्लास्ट से हो? जी हाँ। आपने कैसे जाना? अरे भाई, अखबार की दुनिया की मशहूर हस्ती हो और फिर हमारे यहाँ ब्लास्ट ही आता है। अच्छा, क्या पूछना है आपको? क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? उसने सुनील को अंदर ड्राइंग रूम में ले जाकर बैठा दिया। फिर बोला, सिगरेट पीते हो? जी हाँ, लेकिन शुक्रिया, मेरे पास मेरी सिगरेट है। अरे भाई, इसीलिए तो पूछा, मेरा पैकेट खाली हो गया है, अगर पीते हो तो एक मुझे भी दे दो। ओह हाँ हाँ। सुनील ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और अपने खास स्टाइल से उसे यूं झटका कि एक सिगरेट आधा बाहर उछल पड़ा। मेज़बान ने वो सिगरेट खींच लिया। सुनील ने भी एक सिगरेट लिया और फिर लाइटर निकाल कर दोनों सिगरेट सुलगा लिए। थैंक यू मिस्टर सुनील। आजकल बीवी मायके गई हुई है, इसलिए मैं तुम्हें चाय कॉफ़ी तो ऑफ़र कर नहीं सकता। अलबत्ता पेप्सी, कोक या जूस चलेगा? नो सर, थैंक्स ऑल द सेम। ठीक है, तो बोलो क्या पूछना चाहते हो। बल्कि उससे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी खबर कैसे लगी? मकतूल की बेवा से। आप मकतूल के पार्टनर थे। बेवा से बातचीत के दौरान आपका जिक्र आया और मुझे इस पते की खबर लगी। मैंने सुना है कि कल बेवा के साथ आप पुलिस हेडक्वार्टर भी गए थे और फिर लाश की शिनाख्त के सिलसिले में विक्टोरिया हॉस्पिटल की मॉर्ग में भी गए थे। जी हाँ, ठीक सुना है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा आधा पौना पूरा एक ही नाम है, प्रहलाद राज। सरनेम नहीं है? जी नहीं, क्योंकि मैं सरनेम के खिलाफ हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैं जात पात के खिलाफ हूँ। जात पात आदमी और आदमी में फ़र्क करती है, उसे बांट देती है। ओह, ये तो बड़ी नई फिलॉसफी है। तुम्हारे लिए नई होगी, वैसे नई नहीं है। उधर लिकर कैबिनेट के ऊपर एक तस्वीर लगी है, उसे देखो ज़रा। सुनील ने उधर देखा तो दीवार पर एक फ्रेम टंगा पाया जिसमें उसका मेज़बान फिल्म अभिनेता इरफान खान के साथ दिखाई दे रहा था। दोनों मिड शॉट में थे और कैमरे को देखते हुए हंस रहे थे। साथ ही उसने शीशे के फ्रंट वाली लिकर कैबिनेट भी देखी, जिसमें उम्दा स्कॉच विस्की की कई बोतलें मौजूद थीं। कैबिनेट के ऊपर एक चमड़ा मढ़ा घोड़ा खड़ा था, जो था तो खिलौना ही, लेकिन फासले से भी उत्तम कारीगरी का नमूना जान पड़ता था। उसके बाजू में 8 बाय 10 का एक फोटो फ्रेम था, जिसमें एक रेस का घोड़ा बना हुआ था जिस पर जॉकी सवार था और जिसके दाएं बाएं घोड़े की लगाम थामे अभिनेता इरफान खान और उसका मेज़बान प्रहलाद राज खड़े थे। आप इरफान खान से वाकिफ जान पड़ते हैं? सुनील ने पूछा। वो गर्व से बोला, इरफान मेरा आइडियल है, मैं उसका हम ख्याल हूँ। जात पात की जो वजह मैंने बयान की, उसी वजह से उसने अपने नाम से हमेशा के लिए खान हटा दिया है, और अब जिन फिल्मों में वो रोल करता है उनके क्रेडिट्स में उसका नाम खाली इरफान दर्ज होता है। अच्छा, मुझे तो मालूम नहीं था, देख लेना कभी। और इसीलिए आपने अपना नाम खाली प्रहलाद राज रखा हुआ है? जी हाँ। ओके। अच्छा, वो घोड़ा बहुत ही उम्दा कारीगरी का जान पड़ता है। हाँ बिल्कुल, है तो चाइनीज़ खिलौना ही, लेकिन इसकी एक ख़ास अहमियत मेरे लिए है कि खुद इरफान ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। ओह, क्या इरफान राजनगर आया था? नहीं, मैं मुंबई गया था। फिर तो वो बगल की फ्रेम में लगी तस्वीर भी मुंबई रेस कोर्स की ही होगी। हाँ बिल्कुल, वहीं की है। लगता है रेस के शौकीन हैं आप? सुनील ने पूछा। हूँ तो सही, थोड़ा बहुत। दांव लगाते हैं? हाँ, कभी कभार। कहाँ लगाते हैं? राजनगर में तो रेस होती नहीं। अरे भाई, आजकल बुक्की की मार्फत आप इंडिया में कहीं भी दांव लगा सकते हैं। मुंबई, पूना, हैदराबाद, बेंगलोर, कहीं भी। ओह, मुझे पता नहीं था। खैर, ये बताइए, आप मकतूल के साथ पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी बिजनेस में थे? हाँ, लेकिन सुना है सेल्स परचेज में कमीशन खाने वाला काम नहीं करते थे। सही सुना है। असल में हमारा काम बहुत ही दिलचस्प है।
मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। राजनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 30 साल पहले जब स्थापना हुई थी, तब उसने जो फ्लैट बनाकर पब्लिक को दिए थे वो आज वाले फ्लैट्स के मुकाबले में काफ़ी खुले थे और उनकी छतें भी आज के मुकाबले में ऊंची थीं। 30 साल के अरसे में ऐसे कई फ्लैट खस्ता हालत में पहुंच चुके हैं क्योंकि अलॉटीज की उनको रेनोवेट करा पाने की हैसियत नहीं है। हम ऐसा टूटा फूटा फ्लैट खरीदते हैं और 6 महीने में उसका कायापलट कर देते हैं। मार्बल फ्लोरिंग, मॉड्यूलर किचन, नए मॉडर्न खिड़कियां दरवाजे, लग्जरी बाथरूम फिटिंग्स, पाइप और वायरिंग के कंसील रूट वाले एयर कंडीशनर्स, फैंसी लाइट फिटिंग्स वगैरह वगैरह। और फिर वो फ्लैट ऐसा बन जाता है जैसे वो किसी बड़े होटल का हिस्सा हो और फिर वो मुंह मांगे दाम पर बिकता है। बायर उसे देखता है तो मचल बैठता है कि यही लूंगा, भले ही कितनी रकम लगे। साल में हम दोनों पार्टनर ऐसा एक प्रोजेक्ट भी पूरा कर लेते थे तो दोनों की जेबें भर जाती थी। तो मकतूल और आपकी आमदनी का जरिया यही था? जी हाँ। कोई साइड बिजनेस नहीं है आप लोगों का? ना मकतूल का ना आपका? जी नहीं। और फिर भी आपको इस बात पर कोई हैरानी नहीं कि आपका पार्टनर आपकी जानकारी के बिना, अपनी बीवी की जानकारी के बिना एक लोकल लग्जरी होटल में ठहरा हुआ था, जो कि बीवी को बोल के गया था कि मुंबई जा रहा था। इस बात की तो मुझे सख्त हैरानी है मिस्टर सुनील। आपको इस बात की पहले से खबर थी? अरे भाई, मुझे कैसे खबर होती, मुझे तो हिंट भी नहीं था। मुझे ये भी पता चला है कि ये पहला मौका नहीं था जब मकतूल ने ऐसा किया था। ये क्या कह रहे हैं आप? यही हकीकत है। ऐसा करने की कोई वजह बयान कीजिए। मुझे कैसे पता होगा भला? कोई अंदाज़ा ही लगाइए, वाइल्ड गैस, कि आपका पार्टनर क्यों मुंबई जाने को बोलकर घर से निकलता था और फिर बदले नाम और आइडेंटिटी से लोकल होटल में ही रहने लगता था। मैं इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इससे पहले कि सुनील कुछ कहता, फ़ोन की घंटी बजी। मेज़बान की नज़र खुद ही पिछवाड़े के एक बंद दरवाजे की तरफ उठ गई। एक्सक्यूज़ मी, उसने कहा। फिर वो उठकर पिछवाड़े के दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोलकर भीतर दाखिल हो गया। उसके दरवाज़ा बंद कर लेने से पहले सुनील ने देखा कि वो एक बेडरूम था। घंटी की आवाज़ आनी बंद हो गई। लिकर कैबिनेट के बाजू में एक खुली खिड़की थी जिसके आगे एक राइटिंग टेबल लगी थी। दूर से भी दिखाई देता था कि राइटिंग टेबल पर कुछ कागजात बिखरे हुए थे। ऐसा लगता था कि मेज़बान राइटिंग टेबल पर ही था जब सुनील ने आकर कॉल बेल बजाई थी। उसने एक सतर्क नज़र बेडरूम के बंद दरवाजे की तरफ डाली और फिर दबे पांव चलता हुआ टेबल तक पहुंच गया। उन कागजात से ऐसा लगता था कि वो कोई हिसाब किताब करने में मशगूल था। कागजात के ऊपर एक चेकबुक और बैंक की पासबुक पड़ी थी। चेकबुक नेशनल बैंक की थी। पासबुक पर भी नेशनल बैंक विनायक नगर ब्रांच लिखा था। ज़रूर वो अपने अकाउंट से टैली कर रहा था, लिहाजा पासबुक उसका करंट बैलेंस दर्शाती हुई हो सकती थी। उसने पासबुक की तरफ हाथ बढ़ाया। अरे, वहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से आवाज़ आई और सुनील चिहुक कर घूम गया। फिर बड़े ही सहज भाव से बोला, खिड़की से बाहर झांक रहा था। असल में क्या है कि मेरी मोटरसाइकिल बहुत कीमती है। यहाँ पहुँचकर जब मैंने उसे पार्क किया था तो बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए थे। मैं ये देख रहा था कि कहीं वो उसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहे। ओह, ठीक है। दोनों फिर से आमने सामने आकर बैठ गए। वो उत्सुक भाव से बोला, कौन सी मोटरसाइकिल है तुम्हारी? MV ऑगस्टा अमेरिका, 20 हॉर्स पावर। ओह, नाम तो सुना है। ये तो ज़रूर लाखों में आती होगी। 10 लाख की तो होगी। मैंने सेकेंड हैंड ली थी 14 लाख में। मेरा वाला मॉडल नया 30 लाख का आता है। ओह, 14 लाख की सेकेंड हैंड? तब तो तुम काफ़ी रईस आदमी हो यार। बस एक ही मामले में रईसी है जनाब। इसी में ही कपड़े उतर गए, कर्जाई हो गया। अरे भाई, शौक की कोई कीमत नहीं होती। सही कहा। आपसे बेहतर कौन जानता है इस बात को? सुनील ने कहा। क्या मतलब? मतलब ये साहब कि आप रेस खेलते हैं, जो कि एक बड़ा शौक है और एक्सक्लूसिव शौक है, अपर लेवल वाला। और दूसरी बात, आपकी लिकर कैबिनेट में तमाम बोतलें स्कॉच विस्की की दिखाई दे रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपका शौक एक्सक्लूसिव है। हाँ, ये तो सही कहा। स्कॉच भी सिर्फ सिंगल मॉल्ट रखता हूँ। राजनगर में एक सिंगल मॉल्ट ड्रिंकर्स क्लब है, मेंबर हूँ मैं उसका। अच्छा, ये बताइए कि रेस में हार जीत कैसी चलती है आपकी? अक्सर जीतते हैं या हारते हैं? अरे, जीतता हूँ भाई। जो आदमी मुझे रेसेस की टिप देता है उसका रेसिंग का 40 साल का तजुर्बा है। अच्छा खैर, उसे तो छोड़ो। फ़ोन बजने से पहले तुम क्या कह रहे थे? जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपके मरहूम पार्टनर का उसके प्रॉपर्टी के बिजनेस से ज़्यादा मुफीद एक साइड बिजनेस भी था। वो हड़बड़ाया, फिर बोला, साइड बिजनेस? क्या साइड बिजनेस? ठगी, यानी कॉनमैनशिप। व्हाट द हेल? आपका पार्टनर पैसे वाली नौजवान लड़कियों को बहलाता फुसलाता था, फिर उनसे उनका पैसा झटक लेता था और गायब हो जाता था। अविनाश ऐसा करता था? जी हाँ। अपने कॉन गेम में वो हर बार एक नए नाम से एक नई आइडेंटिटी अख्तियार करता था और एक स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडी के तहत
किसी लड़की का विश्वास जीतकर फिर उसे मूंढ लेता था। कौन सी स्टैंडर्ड मॉडस अप्रेंडी? सुनील ने उसे बताया। मेजबान भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा, फिर बोला, दिस इज प्रीपोस्टरस, आई कैन नॉट बिलीव इट। ठीक है, तो उसकी होटल स्टारलाइट में नकली नाम से मौजूदगी की कोई और वजह बताइए। इस बात की भी वजह बताइए कि क्यों उसके पास अंशुल खुराना के नाम का वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड था। क्या उसके पास ये सब था? जी हाँ, मुंबई के नल बाजार के फर्जी पते के साथ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर उसने ये दोनों डॉक्यूमेंट चेक इन के वक्त होटल में जमा कराए थे। उसकी मौत के बाद पुलिस ने जब दोनों कार्ड्स को चेक किया तो दोनों नकली पाए गए। कमाल है, तो उसके गाहे बगाहे सो कॉल्ड मुंबई ट्रिप का ये राज था? जी हाँ। ओह, फिर तो हो सकता है उसका कत्ल उससे खता खाई किसी लड़की ने किया हो। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी एक लड़की को पुलिस ने हिरासत में लिया है और ऐसी 2 और लड़कियों की वो लोग टोह में हैं। भाई, अगर ये बात सच है तब तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, बुरे काम का बुरा नतीजा। अच्छा, एक बात और बताइए मिस्टर प्रहलाद, कल कत्ल परसों रात 9 और 10 के बीच में हुआ बताया जाता है। उस वक्त के दौरान आप कहाँ पर थे? ये क्यों पूछ रहे हो? कोई खास वजह नहीं है, रूटीन क्वेश्चन है जो कि पुलिस भी आपसे पूछेगी। मुझसे क्यों पूछेगी? मैंने थोड़ी कुछ किया है। पुलिस केस से ताल्लुक रखते हर शख्स से ये सवाल पूछेगी, लेकिन मेरा इस केस से क्या ताल्लुक है? केस से नहीं, मकतूल से तो है। आप उसके पार्टनर थे। पुलिस हर उस आदमी से ये सवाल करेगी जो किसी भी तरीके से मकतूल से कनेक्टेड था। प्रहलाद 1 मिनट के लिए कुछ नहीं बोला, फिर बोला, मेरी अक्ल ये कहती है कि मर्डर के केस में ऐसे सवाल मर्डर सस्पेक्ट से पूछे जाते हैं, और अगर मैं मर्डर सस्पेक्ट हूँ तो जवाब तो भैया मैं पुलिस को ही दूंगा। प्रेस को क्यों नहीं? क्योंकि प्रेस हर बात का ढोल पीट देती है, पुलिस ऐसा नहीं करती। देखिए, रूटीन इंक्वायरी आपसे ज़रूर होगी और फिर जो भी आप पुलिस को बताएंगे, पुलिस वो सारी बातें मीडिया को भी बताती ही है। तो फिर अभी जवाब देने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, लेकिन साइलेंस इज गोल्डन। अरे वाह, इतना बोल चुकने के बाद अब ये बात आपको सूझी है। देर आए दुरुस्त आए। आपका अचानक तब्दील हुआ ये रवैया मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, और तुम्हारा एक खास सवाल का जवाब पाने की जिद करना मेरी समझ से बाहर है मिस्टर सुनील। फिर भी अगर जवाब चाहते हो तो जवाब ये है कि उस घड़ी में चाहे कहीं भी था, लेकिन होटल स्टारलाइट या उसके आसपास कहीं नहीं था। यानी आप ये बताएंगे कि कहाँ नहीं थे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कहाँ थे। हाँ बिल्कुल, यानी आपके कहने के अनुसार आपने होटल स्टारलाइट में कभी कदम नहीं रखा। अरे रखा भाई, क्यों नहीं रखा? आखिर होटल है, कभी वहाँ किसी लंच, डिनर या बार सर्विस की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन परसों रात या परसों दिन के किसी भी टाइम कदम नहीं रखा। मकतूल ने कत्ल से पहले किसी के साथ जाम टकराए थे, बार से विस्की ऑर्डर की थी, और अभी तक इस केस में सिर्फ आप ही अकेले मर्द दिखाई दिए हैं। प्रहलाद ने कंधे उचकाए और बोला, भाई तुम्हारी तो सोच में ही नुक्स है। आजकल औरतें सांझ ढले आम विस्की पीती हैं, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप वो शख्स नहीं हैं परसों रात अपने होटल के कमरे में मकतूल ने जिसके साथ ड्रिंक शेयर किए थे? जी नहीं, ना मैं वो था और ना हो सकता था, क्योंकि उस घड़ी में कहीं और था। कहीं और कहाँ, वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, कहकर सुनील उठ खड़ा हुआ। दोनों दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही सुनील ने हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा उससे पहले ही खुल गया और एक नौजवान लड़की उसकी छाती से आ टकराई। ईजी ईजी, वो जोर से बोला। तनिक पीछे हटते हुए वो हड़बड़ाई सी बोली, ओ सॉरी, वो राज राज कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, सुनील के पीछे से आवाज़ आई। मैं फिर आ जाऊंगी। अरे नहीं, ये तो जा ही रहे हैं। नो, मैं फिर आऊंगी। और वो हिरने की तरह वहाँ से हवा हो गई। विचारों में डूबा हुआ सुनील वहाँ से रुखसत हुआ। फिर वो सनातन नगर पहुँचा। उसने तोरल मेहता के फ्लैट की कॉल बेल बजाई तो दरवाज़ा तुरंत खुल गया। तुम फिर आ गए? तोरल ने थोड़ा अनमने भाव से उसे देखते हुए कहा। सुनील मीठे स्वर में बोला, मैं जानबूझकर लेट आया ताकि तुम्हारी ब्यूटी स्लीप में खलल ना पड़े। बोलो, क्या चाहिए? तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, आओ। दोनों ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। सुनील ने नोट किया कि तोरल उस वक्त चाइनीज स्टाइल का लाल रंग का ड्रेसिंग गाउन पहने थी, जिस पर आजू बाजू गले से कमर तक आने वाले 2 ड्रैगन बने हुए थे और जिसमें वो गुड़िया जैसी हसीन लग रही थी। बोलो, क्या कहना चाहते हो? वो थोड़ा उतावले स्वर में बोली। कल मैंने होटल स्टारलाइट में हुए एक कत्ल का जिक्र किया था, उसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। असल में उस कत्ल से ताल्लुक़ रखती एक नई बात मुझे आज पता चली है, कल जिसका मुझे कोई हिंट भी नहीं था। ये जो कत्ल है, ये एक नक्काशीदार हैंडल वाले चाकू से हुआ है, जो उस किस्म का है
जो खाना बदोश लोग खुद बनाते हैं और पटरी पर बेचते हैं। तो मैं क्या करूं? यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ तोरल। तुम्हारे पड़ोसी कलाकार सफदर हुसैन से तुम्हारे बड़े मधुर संबंध हैं। तुम दोनों का एक दूसरे के यहाँ आम आना जाना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये संबंध मधुर ही हैं या घनिष्ठ भी हैं? घनिष्ठ से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पिता की उम्र के हुसैन साहब से मेरा लव अफेयर है, ये कहना चाहते हो तुम? घनिष्ठ संबंधों की तर्जुमानी लव अफेयर से ही नहीं होती। अभी तुमने उनको पिता की उम्र का बताया, अब तुम उन्हें अपने पिता समान समझो और वो तुम्हें अपनी बेटी माने, तो ये भी घनिष्ठ संबंध कहलाएगा कि नहीं? तो बताओ, ऐसी घनिष्ठता है तुम दोनों में? हाँ है। अपने सुख दुख शेयर करती हो उनसे? हाँ। तब उनका क्या रिएक्शन होता है? वही जो एक पिता का पुत्री के लिए होता है। उनका बस चले तो मेरी सारी बलाएं अपने सर ले लें। वो तुम्हारे लिए कत्ल कर सकते हैं। क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। जिस नक्काशीदार हैंडल वाले चाकू से कत्ल हुआ है, उसके फल पर वैसे ही ऑयल पेंट्स के दाग पाए गए हैं जैसे हुसैन साहब अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल करते हैं। आलाए कत्ल जैसे 7 चाकू मैंने उनके वर्क स्टेशन पर पड़े देखे थे। उन्होंने खुद कबूल किया था कि उन्हें नहीं मालूम कि वैसे कितने चाकू उनके पास थे, यानी एक चाकू की घट बढ़ से वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और आलाए कत्ल के फल पर लगा ऑयल पेंट इस बात की साफ चुगली करता है कि वो उन्हीं चाकुओं में से एक था जो कलाकार के वर्क स्टेशन पर मौजूद हैं। इसका आगे मतलब ये होता है कि कत्ल या तो कलाकार ने खुद किया या फिर एक चाकू वहाँ से चोरी हुआ। अब इस कत्ल से कलाकार का खुद का कोई रिश्ता या कोई जाति फायदा तो नजर आता नहीं है। तो इसका मतलब अगर उन्होंने ही कत्ल किया तो वो किसी की भलाई की खातिर किया, और ऐसा इंसान तुम्हारे सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तो अब बोलो, क्या तुम्हारी खातिर हुसैन साहब ने खून से हाथ रंगे हो सकते हैं? लड़की तीखे स्वर में बोली, बिल्कुल नहीं। उन्हें उस केस की तो भनक तक नहीं है जिसकी तफ्तीश में तुम लगे हुए हो। तुमने उनको कुछ नहीं बताया? बिल्कुल नहीं। एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया। मैं सच कह रही हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं कह रही हूँ। तो फिर अपने उचरे सच का मतलब भी समझ लो कि ये कत्ल फिर तुमने किया है। ओह नो, ओह यस। वहां से एक चाकू को सरका लेने की सुविधा तुम्हें पूरी तरह से हासिल थी। मैंने पहले ही कहा कि एक चाकू के घटने बढ़ने से वहां खबर नहीं लगने वाली थी। तुम मकतूल से वाकिफ थी क्योंकि वो तुमसे वाकिफ था। उसके मोबाइल में फेवरेट्स में तुम्हारा नंबर दर्ज था। उसके बेडरूम में तुम्हारी तस्वीर थी। ऐसा किसी गैर के साथ होना मुमकिन नहीं है। इतने से ही साबित होता है कि अब नहीं तो पहले कभी न कभी वो तुमसे बखूबी वाकिफ था। अब वाकफियत की जो धारा है वो 2 तरफा बहती है। ये नहीं हो सकता कि ए बी से वाकिफ हो और बी ए से वाकिफ ना हो। मकतूल जो था वो एक कॉनमैन था जिसका कारोबार ऐसी स्वतंत्र जीवन जीती हुई लड़कियों को ठगना था जिनके पास कोई मोटी रकम हो, और तुम ऐसी ही लड़की हो। तुम अपने अकाउंट का स्टेटस बताने को तैयार नहीं हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी छोटी मोटी रकम के अलावा अब उसमें कुछ नहीं रखा है, क्योंकि तुम मकतूल की कॉनमैनशिप का शिकार बन चुकी हो। और अब ये बात मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तोरल ने बेचैनी से पहलू बदला। अब लाख रुपए का सवाल ये है मिस कि जिस आदमी की ठगी का शिकार तुम हुई उसकी शहर में और होटल स्टारलाइट में मौजूदगी की खबर तुम्हें कैसे लगी? बताओ। वो खामोश रही। तुम अब खामोश नहीं रह सकती मिस तोरल। पुलिस को आलाए कत्ल की खबर लगने की देर है कि वो तुम पर चढ़ दौड़ेगी। फिर भगवान ही तुम्हारा मालिक होगा। तो क्या अभी पुलिस को खबर नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। और अगर तुम सच बोलोगी, पूरा सच, तो हो सकता है कि खबर कभी लगे भी नहीं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बशर्ते कि कत्ल तुमने ना किया हो। मैंने नहीं किया कत्ल। लेकिन तुम्हें खबर तो थी ना कि उसका कत्ल हो गया था। यानी तुम होटल में गई थी और उसके कमरे में भी गई थी। तो अब सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें खबर कैसे थी कि वो वहाँ मौजूद है? उसने मुझे फ़ोन किया था। उसने खुद तुम्हें फ़ोन किया था? हाँ। बाय द वे, कितनी थूक लगाई थी उसने तुम्हें? 13.5 लाख रुपए। कैसे? तोहरल ने वही कहानी सुना दी जो वो पहले कियारा से सुन चुका था। आई सी। तुमसे ये नहीं कहा गया कि ड्यूटी अभी भी शॉर्ट है क्योंकि उस दौरान कुछ आइटम्स के ड्यूटी के रेट बदल गए थे? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। यानी एक ही स्ट्राइक से सब्र कर लिया, उसे सप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की उसने। और बोला क्या था उसने तुमसे? वो बोला था कि अपनी किसी मजबूरी के तहत उसने वो गुनाह किया था जिसका कि उसे आज तक पछतावा था, और वो अपने गुनाह की तलाफी करना चाहता था, और अगर मैं उसे सहयोग देती तो अभी भी सब ठीक हो सकता था। क्या ठीक हो सकता था? क्या तुम्हारा रुपया वो तुम्हें लौटा देता? उसकी बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। यकीन नहीं आता मिस तोरल। ज़रूर उसके जहन में कोई स्कीम थी
जिसके तहत वो तुमसे वो बाकी रकम भी झटक सकता था जो अभी तुम्हारे कब्जे में थी। वैसे अभी कितना पैसा बचा है तुम्हारे पास? करीब 9.5 लाख। आई सी। और जब उसने तुम्हें फ़ोन किया तो वो एग्जैक्टली चाहता क्या था? चाहता था कि मैं उससे आकर मिलूं, और तुम गई। हाँ, बहुत बड़ी नादानी की तुमने। तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। पुलिस का ख्याल मुझे आया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि पहले एक बार सुन लूं कि वो क्या कहना चाहता है। उस मुलाकात का कोई टाइम मुकर्रर किया गया था? हाँ, उसने मुझे 8 बजे आने को बोला था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि मैं 8 बजे नहीं पहुंच पाई। 9 बजे के करीब पहुंची। चाकू साथ क्यों लेकर गई थी? आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि वो आदमी कॉनमैन था, गलत था, एक बार मुझे ठग चुका था, तो हो सकता था वो मेरे साथ गलत तरीके से पेश आए। इसीलिए मेरे दिल ने कहा कि मुझे हिफाजत की ज़रूरत है, और इसीलिए तुमने हुसैन साहब के स्टूडियो से उनका एक चाकू चुरा लिया। चुराया नहीं, बस ले लिया था, ये सोचकर कि वापस रख दूंगी। मांगा क्यों नहीं उनसे? कि मांगने पर वो सवाल करते, और अगर माकूल जवाब नहीं मिलता तो शक करते। अपॉइंटमेंट पर पहुंचने में इसलिए तो देर नहीं लगी थी कि चाकू खिसकाने की कोशिश में टाइम लग गया था। जी हाँ, यही बात थी। अगर ज़रूरत पड़ती तो उस चाकू को चला पाती तुम? असल में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल में बड़ी हद यही ज़रूरत पड़ती कि मुझे चाकू निकाल कर उसे तान कर उसे धमकाना पड़ता। ओह, तो 9 बजे के करीब तुम उसके पास पहुंची थी? हाँ, ठीक 8:55 पर मैं होटल की 5वीं मंजिल पर थी और उसके रूम की कॉल बेल बजा रही थी। वक्त का इतना एक्यूरेट अंदाज़ा, ये कैसे है तुम्हें? गलियारे में एक दीवार पर वॉल क्लॉक लगी हुई थी। इत्तेफाक से उसी वक्त मेरी नज़र उस पर पड़ी थी। ओके, फिर क्या हुआ? 2 बार बजाने पर भी कॉल बेल का जवाब मुझे नहीं मिला। तब मुझे महसूस हुआ कि दरवाज़ा लॉक्ड नहीं था। उसको नाम से पुकारते हुए मैं अंदर दाखिल हो गई। किस नाम से पुकारते हुए? अंशुल खुराना। उसने कहा था कि इसी नाम से वो होटल में ठहरा हुआ था। 1 मिनट, तुम उसे किस नाम से जानती थी? जब उसने तुम्हें अपनी कॉन्वेंटशिप में उलझाया था तब क्या नाम बताया था उसने? अंशुल खुराना? नहीं नहीं, आकाश खोसला। तो तुमने ये पूछा नहीं कि जब उसका नाम आकाश खोसला है तो होटल में वो अंशुल खुराना बनकर क्यों रुक रहा है? पूछा था। वो बोला कि जब मैं मिलने आऊँगी तो वो हर बात एक्सप्लेन कर देगा। ये भी बता देगा कि उसके 2 नाम क्यों थे। उसके सिर्फ 2 ही नाम नहीं थे मिस तोरल, उसका एक नाम आदित्य खन्ना भी था। और मज़ेदार बात यह है कि ये तीनों ही नाम नकली थे। उसका असली नाम अविनाश खत्री था, और वो ना मुंबई से था ना न्यूयॉर्क से। वो लोकल बाशिंदा था, यहाँ इसी शहर में सुभाष नगर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। ओह माय गॉड, आज के अखबारों में उसकी लाश की शिनाख्त की स्टोरी छपी है। खैर, ये बताओ, तुम उसके कमरे में दाखिल हुई, फिर क्या हुआ? अंदर कदम रखने पर ही मुझे पता चला कि वो एक स्वीट था और मैं उसके ड्राइंग रूम में खड़ी थी। वो वहाँ पर नहीं था। अंदर जाकर भी मैंने उसे नाम लेकर पुकारा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। तब फिर तुमने क्या किया? उस वक्त मेरे जहन में एक बड़ा ही शैतानी ख्याल आया कि मैं वार्डरोब में पड़ा उसका सामान टटोलूं। वो किस लिए? पता नहीं किस लिए, इसीलिए तो कहा शैतानी ख्याल आया। मैं बताता हूँ। ये ख्याल इसलिए आया कि कहीं उसके सामान में से तुम्हारे 13.5 लाख रुपए बरामद हो जाएं, इसलिए। अब क्या बोलूँ मैं? अगर वो कमरे में नहीं था तो ज़रूर उसे खुला छोड़कर थोड़ी देर के लिए कहीं गया होगा, और किसी भी पल वो वापस लौट सकता था। इतना रिस्क होने के बाद भी तलाशी ली तुमने? जी नहीं। क्यों? मैं तब ड्राइंग रूम के मिडल में खड़ी थी। मैंने अपना हैंडबैग सेंटर टेबल पर रखा और अलमारी की तरफ बढ़ी। मैं अभी वार्डरोब से 2 कदम दूर ही थी कि अचानक थमक कर खड़ी हो गई। अचानक ही मेरी नज़र उस कमरे और अगले कमरे के बीच के उस बंद दरवाजे पर पड़ी जो कि वार्डरोब के बिल्कुल पहलू में था। और पता है मैंने क्या देखा मिस्टर सुनील? उसका दरवाज़ा बाल बाल करके सरक रहा था। परली तरफ से कोई उस हैंडल को ऑपरेट कर रहा था जिससे दरवाज़ा खुलता बंद होता था, और हैंडल को बाल बाल करके सरकाया जाना ये जाहिर कर रहा था कि वो किसी नेक इरादे से ऐसा नहीं कर रहा था। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कोई बड़ी ही सावधानी से, चोरी से, परले कमरे के रास्ते से वहाँ दाखिल होना चाहता था? जी हाँ, देखने से यही लगता था, और इस बात ने मेरे तो छक्के छुड़ा दी। मैं इतना घबरा गई कि सामान की तलाशी का इरादा छोड़कर मैं वापस सेंटर टेबल की तरफ लपकी जिस पर मैंने अपना बैग रखा था। बैग को झपटकर मैं वापस घूमी तो बैग कहीं अटक गया और मेरे हाथ से छूट गया। मैं खुद भी बुरी तरह से लड़खड़ाई और एक सोफ़ा चेयर पर जा पड़ी। जब मैं संभली तो मैंने देखा कि बैग खुल गया था और उसका काफ़ी सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा था। मैंने बीच के दरवाजे की तरफ देखा तो पाया उसका बाहर की तरफ सरकना बंद हो गया था और अब वो अपनी ओरिजिनल क्लोज्ड पोजीशन पर स्थिर था। साफ जाहिर था कि मेरे बैग के गिरने और मेरे लड़खड़ाने की आवाज़ें दरवाजे के परली तरफ जो कोई भी मौजूद था उसे सुनाई दी थीं,
और उसे एहसास हो गया था कि कमरा खाली नहीं था और उसने दरवाज़ा खोलने का ख्याल फौरन छोड़ दिया था। अच्छा ये बताओ, वहाँ सेंटर टेबल पर एक फूलदान पड़ा था, क्या इस अफरा तफरी में वो लुढ़क कर नीचे जा गिरा था? फूलदान? नहीं तो। वो नीचे गिर गया हो और तुमने उसे उठाकर वापस टेबल पर रखा हो? सोचकर जवाब दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे तुम्हें इतना तो पता है ना कि सेंटर टेबल पर एक फूलदान था? हाँ, फूलदान तो था। वो बिल्कुल सहज स्वाभाविक ढंग से था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि एक दो फूल बाहर गिरे पड़े हों? नहीं, ऐसा तो नहीं था। अगर ऐसा होता तो मेरी तवज्जो इस बात की तरफ ज़रूर गई होती। ठीक, फिर क्या हुआ? मैंने आनन फानन में फर्श पर बिखरी पड़ी अपनी चीज़ें समेटकर वापस हैंडबैग में डाली और वहाँ से निकल पड़ी। उस दरवाजे के इस तरह से खुलने की बात ने मुझे इतना डरा दिया था कि मैंने कॉनमैन से मिलने का ख्याल छोड़ दिया और जल्दी से जल्दी होटल से निकल लेने पर जोर दिया। मैंने सोचा कि बाद में अगर उसने मेरे ना आने के बारे में गिला किया तो मैं उसे यहाँ बुलाऊंगी और हुसैन साहब के सामने उससे बात करूंगी। लेकिन उस सब की नौबत ही नहीं आई। उससे पहले ही उसका कत्ल हो गया। जब मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में मैंने अपने हैंडबैग में फिर से झांका और पाया कि उसमें से पीछे फर्श पर गिरा अपना सारा सामान मैं वापस नहीं समेट पाई थी। 2 आइटम वहीं पर रह गई थीं, क्रिम्सन लिपस्टिक की ट्यूब और हुसैन साहब का नक्काशीदार हैंडल वाला चाकू। अब उन चीज़ों को वापस लेने के लिए मैं नहीं लौट सकती थी, इसीलिए लिपस्टिक मैंने नई खरीद ली और चाकू के वजूद को ये सोचकर भुला दिया कि किसी को पता नहीं लगने वाला था कि वो किसका था और कैसे वहाँ पहुँचा था। सुनील ने कहा, कत्ल ना होता तो ऐसा ही होता, लेकिन अब उस चाकू की बहुत अहमियत बन गई है क्योंकि उसी से कत्ल किया गया है। चाकू की तस्वीर भी अखबार में छपी है और ये भी छपा है कि उसके फल पर ऑयल पेंट के दाग पाए गए थे। तुम अखबार नहीं पढ़ती हो, लेकिन हुसैन साहब पढ़ते होंगे। उन्हें ये बात सूझ सकती है कि वो चाकू उनके कलेक्शन का हिस्सा था और फिर उनका ध्यान तुम्हारी तरफ जाए बिना नहीं रहेगा क्योंकि परसों शाम तुम उनके फ्लैट में थी। तो माय हनी चाइल्ड, उस चाकू के बारे में वो तुमसे सीधे सवाल कर सकते हैं, अगरचे अभी तक ना कर चुके हों। अभी उन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझसे। अगर पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी? पता नहीं, तुम बताओ क्या कहूँ। जो मुझसे कहा है वो उनको भी कह सुनाना और खामोश रहने की रिक्वेस्ट करना। वो तो मैं करूँगी ही और जहाँ तक मुझे लगता है वो खामोश रहेंगे भी। लेकिन तुम अपनी बोलो, तुम खामोश रहोगे? पुलिस ने मुझे यहाँ देखा था। अगर ना देखा होता तो मेरे लिए खामोश रहना आसान था मिस्तोरल। इसीलिए अगर मुझसे कोई सीधा सवाल हुआ तो मेरे लिए चुप रहना मुश्किल होगा, वरना मैं खामोश रह सकता हूँ। अगरचे होटल में पहुँचने के अपने टाइम के बारे में तुमने सच बोला है। मुझसे तुम किसी की भी कसम उठवा लो मिस्टर सुनील, मैंने बिल्कुल सच बोला है। ओह, अगर तुम सच में 9 बजे से पहले होटल में थीं तो तुम कातिल नहीं हो सकती क्योंकि पुलिस के पास एक ऐसा गवाह मौजूद है जिसकी गवाही से ये साबित होता है कि कम से कम 9:15 तक मकतूल जिंदा था। ओह, तब तक तो मैं होटल से दूर यहाँ के रास्ते पर टैक्सी में थी। तो इस बात को प्रूव करने की अगर कोई तरकीब तुम सोच सको तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। इसलिए इस बारे में सोचना और दिमाग पर जोर देना। मैं चलता हूँ। अगला भाग। सुनील यूथ क्लब पहुँचा। रमाकांत उसे ऑफिस में मिला, अपने फेवरेट पोज में अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर अधलेटा पड़ा, सिगरेट पीता हुआ। आ बई काका बल्ली, जी आया नू, लंच करन वास्ते आया? सुनील एक चेयर पर बैठते हुए बोला। हाँ। माइया वाह, मतलब ही यार, कभी ये नहीं कहता कि यार से मिलने आया। अरे भाई, यार के साथ मिलने और लंच करने आया हूँ। लंच कर तो नहीं चुके हो? ना, अभी तो ना। हॉल में चलें? नहीं रमाकांत, आज यही मंगाओ, एक आध ज़रूरी बात भी करनी है। तो पहला बात ही कर ले, बोल क्या काम है? सुनील ने उसे अब तक पता लगी सारी बातें सुनाई। रमाकांत बोला, ओहो, इतना पहुंचा हुआ आदमी था मकतूल। बीवी को, पार्टनर को, किसी को भी भनक ना लगने दी कि किस फिराक में था। सुनील बोला, यहाँ पर यह बात काबिले गौर है कि पार्टनर प्रहलाद राज 6 साल से शादीशुदा है, लेकिन उसके कोई औलाद नहीं है। बीवी से उसकी रेगुलर अनबन रहती बताई जाती है, इतनी अनबन कि बीवी खड़े पैर उठती है और मायके चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये खाविंद बीवी को उकसाता है, जानबूझकर तकरार का माहौल खड़ा करके उकसाता है कि वो मायके जाए। और ऐसा तुझे क्यों लगता है? वो इसलिए कि जब मैं उसके फ्लैट से जाने लगा था तो वहाँ एक नौजवान लड़की पहुंची थी, फुल पटाखा और एकदम चंचल। उम्र में प्रहलाद से कम 10 साल छोटी होगी। उसके व्यवहार से साफ दिख रहा था कि उस घड़ी वो प्रहलाद के फ्लैट में अकेला होने की उम्मीद कर रही थी। उसे पता था कि उसकी बीवी मायके गई हुई थी। दरवाज़ा खोलकर वो हवा के झोंके की तरह ऐसे भीतर दाखिल हुई थी कि सीधी मुझसे आ टकराई थी। फिर उसने बड़े ही बेबाक अंदाज में पूछा था कि राज कहाँ है। तो अब ये देखो रमाकांत, उसने ये नहीं पूछा
कि भाई साहब कहाँ थे, वो कहाँ थे, राज साहब कहाँ थे, बल्कि ऐसे पूछा कि राज कहाँ है, जैसे कि राज उसका हम उम्र हो। फिर मुझे देखते ही हड़बड़ा गई और कहने लगी मैं फिर आऊंगी। तो रमाकांत उसके मैं फिर आऊंगी कहने से साफ लगता था कि उसे कहीं दूर से नहीं आना था, उसका मुकाम करीब ही कहीं था, यानी रुकने या लौट के आने में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। ओहो, तब तो वो जरूर उसी हाउसिंग बोर्ड में कहीं रहती होगी। बहुत मुमकिन है रमाकांत, क्या तुम उसका पता निकलवा सकते हो? वो किस लिए भाई? वो आदमी ये बताने को तैयार नहीं था कि परसों रात 9 और 10 बजे के बीच वो कहाँ था। दावे के साथ ये कह रहा था कि अव्वल तो उससे कोई पूछताछ होने वाली नहीं थी, क्योंकि उसका कत्ल से दूर दराज का भी कोई रिश्ता नहीं था, और अगर होती तो वो बखूबी साबित कर सकता था कि उस वक्त के दौरान वो कहीं और था और होटल स्टारलाइट के आसपास भी कहीं नहीं था। ओह, तब तो जरूर उस टाइम की कोई एलिबाई पहले से ही गड़े बैठा होगा, रमाकांत बोल। एग्जैक्टली रमाकांत, और वो एलिबाई वो लड़की हो सकती है जिसके बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया। तो इसीलिए अगर उस लड़की की कोई खोज खबर लग जाए तो जो बात एक सिरा पकड़कर नहीं बनी वो दूसरा सिरा पकड़कर बन सकती है। हम ये जान सकते हैं कि लड़की वाकई में उसकी एलिबाई है या दोनों मिलकर झूठी एलिबाई बना रहे हैं, और अगर ये एलिबाई झूठी हुई तो एक मर्डर सस्पेक्ट और फोकस में आ जाएगा। वो तो ठीक है, पर यह आसान काम नहीं है मालको। सूरत नहीं पता, नाम मालूम नहीं, तो कैसे होगा? मैं लड़की का हुलिया बहुत बारीकी से तुम्हें बता सकता हूँ रमाकांत। अरे पर फिर भी कैसे होगा? जमूरे की निगरानी कराओ रमाकांत, कभी ना कभी वो उस लड़की के साथ जरूर दिखाई देगा। और फिर तुमने खुद कहा कि जरूर वो उसी हाउसिंग बोर्ड में कहीं रहती होगी, उसकी तलाश में ये बात भी काफी काम आ सकती है। ठीक है, देखते हैं। अभी तो तू एक कागज पकड़ और उस पर जमूरे का पूरा पता और लड़की का पूरा हुलिया दर्ज कर। सुनील ने यह काम कर दिया। रमाकांत वो कागज लेकर वहां से चला गया और 5 मिनट के बाद वापस लौट कर आया। कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जौहरी और दिनकर को तेरे काम पर लगा के आया हूँ। थैंक यू बड्डे भापा जी। तो मेंशन नॉट टिका ले। अच्छा, अब ये बताओ तुम्हारे पास कुछ बताने लायक है क्या? सुनील ने पूछा। अरे है भाई, होगा क्यों नहीं भला। मेरा यार काम बताए और वो ना हो, ऐसा कहीं हो सकता है? मैंने सब पता लगा लिया है। सर्विस प्रोवाइडर के जरिए से पुलिस ने मकतूल के मोबाइल के फेवरेट्स में दर्ज बाकी 2 नाम वालियों का अता पता निकाल लिया है। ओह, यानी काव्या और देवीना का? हाँ मोतियां वालियों, और इस बार भेदिए की मोटी फीस भरनी पड़ी है मुझे, क्योंकि जानकारी आनन फानन हासिल की। शुरुआती दौर में ऐसी जानकारी खुफिया होती है, बाद में आम हो जाती है तो खुफिया नहीं रहती। अगर मैं भेदिए को ये कहता कि वो जानकारी कभी भी सरका देना तो वो मुंह नहीं फाड़ता, लेकिन अब उसने मुंह फाड़ा। अरे ठीक है, काम तो हो गया ना। क्या पता लगा ये बताओ? नोट कर। काव्या का पूरा नाम काव्या कपूर, पता फ्लैट नंबर 39 मेफेयर टॉवर, चर्च रोड, मुगल बाग। देवीना का पूरा नाम देवीना महाजन, हाउस नंबर B12, ज्योति कॉलोनी, नियर धोबीनाका क्रीक। अब ये बता, दोनों में से पहले कहाँ जाएगा? मुगल बाग ज़्यादा करीब है तो वहीं चला जाता हूँ। ठीक है, लंच कर ले फिर साथ चलते हैं, नहीं तो फिर बाद में बोलेगा कि यार ने साथ नहीं दिया। नहीं कहूँगा रमाकांत। ओए, मुझे रास्ता मालूम है, चर्च रोड पर मेफेयर टावर भी मालूम है, खाम का भटकता फिरेगा। अच्छा ठीक है, चलना। शाबाशे, चलो अब खाना मंगाओ जल्दी। ठीक है। थोड़ी देर बाद वो मुगल बाग और आगे चर्च रोड पहुंचे। कार मेफेयर टावर के करीब पहुंची तो रमाकांत ने एकाएक ब्रेक लगाई। अरे क्या हुआ? सुनील ने हड़बड़ाकर पूछा। सामने देख। मेफेयर टावर के सामने सड़क पर फुटपाथ से लगी एक पुलिस जीप खड़ी थी। जीप की ड्राइविंग सीट पर वो हवलदार था जिसे पिछले रोज प्रभुदयाल ने रामबल के नाम से पुकारा था। अब क्या करें? रमाकांत ने कहा। यहीं रुकते हैं, पुलिस के जाने के बाद आगे बढ़ेंगे। दोनों ने सिगरेट सुलगा लिए और इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद प्रभुदयाल एक सब इंस्पेक्टर के साथ बिल्डिंग से बाहर निकला और दोनों जीप में बैठकर वहां से चले गए। ये संयोग ही था कि प्रभुदयाल की नज़र इन दोनों पर नहीं पड़ी। रमाकांत बोला, देख ले, अगर तू अकेला आया होता तो तेरी शक्ल से नहीं तो तेरी मोटरसाइकिल से प्रभुदयाल ने तुझे तुरंत पहचान लिया होता, और इस बार वो तुझे फिर से यहाँ देखता तो अच्छी तरह ही भड़क जाता। तू एक कार क्यों नहीं ले लेता? नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मोटरसाइकिल पसंद है। अबे ये क्यों नहीं कहता कि मैं कंजूस हूँ? मैं कंजूस नहीं हूँ रमाकांत। मेरी सेकेंड हैंड MV ऑगस्टा अमेरिका की कीमत में 2 नई हाई एंड कारें आ जाती हैं, तो फिर हर बार मेरे से कार क्यों मांगता है? ठीक है, नहीं मांगूंगा। ए कमला मायावा, बात को कहाँ से कहाँ घसीट के ले जा रहा है। ओए, ऐसी 10 कारें तेरे सिर से वार के फेंक दूं। थैंक यू बड़े भापा जी, अब चलें। रमाकांत ने कार आगे बढ़ाई और वहां ले जाकर रोक दी जहां पहले पुलिस की जीप खड़ी थी। दोनों बाहर निकले और बिल्डिंग में दाखिल हो गए। लिफ्ट से चौथी मंजिल पर पहुंचकर सुनील ने 39 नंबर फ्लैट की घंटी बजाई।
दरवाज़ा खुला और चौखट पर एक नौजवान चमचम वाला प्रकट हुई जो उन्हें देखकर सकपकाई। ओह, मैं समझी थी कि… क्या समझी थी? कुछ नहीं। आप लोग कौन हैं? आप ये समझी थी कि पुलिस वाले लौट आए हैं? आप चाहते क्या हैं? रमाकांत बोला। सोनियो, अगर ਤੁਹਾਡਾ नाम काव्या कपूर है तो माड़ा जया हाउ डू यू डू क्वाइट वेल थैंक यू करना चाहते हैं। जी क्या? सुनील तुरंत बोला। अरे, हम आपसे मिलना चाहते हैं और 2 मिनट बात करना चाहते। लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम सुनील चक्रवर्ती है। मैं ब्लास्ट अखबार से हूँ, उसका चीफ रिपोर्टर। ये है मेरा आई कार्ड और ये हैं रमाकांत मल्होत्रा, मेरे दोस्त, और हम उसी सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं जिस सिलसिले में अभी आपसे पुलिस मिलकर गई है। लड़की के चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। सुनील तुरंत बोला। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल जो अभी यहाँ पर थे वो मेरे फ्रेंड हैं और मेरी आपसे मुलाकात को खुद उन्होंने ओके किया है। ओह, 2 मिनट यहीं रुको, कहकर लड़की ने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। सुनील ने अपना मोबाइल निकाला और उसे फोटोज़ पर खोला। परसों रात मकतूल के बेडरूम में फ्रेम में लगी जिन 3 तस्वीरों के अक्स उसने मोबाइल के कैमरे में महफूज किए थे, वो लड़की उनमें से एक थी। ये वो थी जिसकी तस्वीर फ्रेम में सबसे आगे थी। उसने वो फ़ोटो रमाकांत को दिखाई। वो बोला, ये तो यही लड़की है ना? इसकी तस्वीर फ्रेम के फ्रंट में डिस्प्ले पर होना ये जाहिर करता है कि ये वहाँ मकतूल के होटल कमरे में आने वाली थी। अब ये खुद बताएगी कि वहाँ गई थी कि नहीं, और गई थी तो कब। ओए, ये अभी खिसक तो नहीं जाएगी? अरे, ऐसे हमसे कैसे पीछा छुड़ाएगी? मैं जुकाम हूँ, आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। अगर खिसक भी गई तो मैं फिर से आ जाऊँगा, फिर खिसक गई तो फिर आ जाऊँगा। तभी दरवाज़ा खुला और वो बोली, अंदर आ जाइए। फिर वो उन्हें ड्राइंग रूम में ले गई। यहाँ बेतरतीबी फैली हुई थी, ज़रा ठीक कर रही थी मैं। बैठिए आप लोग, सुनील ने कहा। जब पुलिस को बेतरतीबी कबूल थी तो… अरे, तब नहीं थी बेतरतीबी, उन लोगों के जाने के बाद मैंने फैलाई। असल में मुझे तैयार होने की जल्दी थी। आधे घंटे में मुझे यहाँ से निकलना है। ठीक 4 बजे मुझे कहीं पहुँचना है। अगर आप हमें ये नोटिस दे रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। अब पुलिस यहाँ आई इसलिए आपसे ये पूछना तो बेकार ही होगा कि परसों रात होटल स्टारलाइट में हुए कत्ल की खबर आपको है या नहीं, क्योंकि वो तो है। अब ये बताइए कि पुलिस को आपकी खबर कैसे लगी, वो कैसे आप तक पहुँच गई? जी, वो कहते थे कि मकतूल के मोबाइल में फेवरेट्स की लिस्ट में मेरा नाम और नंबर था और उसके स्वीट के बेडरूम में फ्रेम में लगी मेरी तस्वीर भी थी। वो कहते थे। खुद आपको ये बात नहीं मालूम? सुनील ने पूछा। अब किसी के मोबाइल में क्या है इसकी मुझे कैसे खबर हो सकती है? मैं तस्वीर की बात कर रहा हूँ। लड़की कुछ नहीं बोली। लगता है मेरा सवाल थोड़ा मुश्किल हो गया। ओके, मैं पहले चंद आसान सवाल पूछता हूँ। आप यहाँ अकेली रहती हैं? जी हाँ। वर्किंग है? हाँ। क्या काम करती हैं? लिंक रोड पर एक रेस्टो बार है, चिल नाम है, उसमें एम्प्लॉयड हूँ। क्या काम करती हैं वहाँ? बार टेंडर हूँ। बार टेंडर? लड़कियाँ भी बार टेंड करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करती हैं। कमाल है। जी हाँ, सभी ऐसा ही कहते हैं। मैं बार टेंडर हूँ ये सुनकर सभी यही कहते हैं कि कमाल है, ऐसा भी कहीं होता है। लेकिन मुझे अपनी जॉब से कोई शिकायत नहीं है, मैं खुश हूँ इस जॉब में। ओके, सो एज आई अंडरस्टैंड, चिल में आपकी ड्यूटी 4 बजे से शुरू होती है? जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे आधे घंटे में निकलना है। अच्छा ये बताइए, आप सिंगल हैं? लड़की के चेहरे पर दुख की छाया तैर गई। फिर उसने बम सा छोड़ा, मैं विडो हूँ। ओह माय गॉड, इतनी छोटी उम्र में आप विधवा हो गई? लड़की ने एक गहरी सांस ली। कितना अरसा चला आपका विवाहित जीवन? 10 महीने। क्या हो गया था? सडन हार्ट फेलियर हुआ था मेरे पति को। दूसरी सांस ही नहीं आई। उम्र क्या थी उनकी? 36। और कारोबार क्या था? हौजरी मैन्युफैक्चरर थे, अपनी फैक्ट्री थी। कब की बात है ये? जी 4 साल पहले की। कोई विल छोड़ी थी उन्होंने? जी नहीं, और इसी वजह से बहुत बखेड़ा हुआ था। ससुराल में उसकी माँ थी, 2 बड़े भाई थे। मेरे हस्बैंड के मरते ही सब मेरे दुश्मन बन गए। यूं पेश आने लगे जैसे मेरी शक्ल ही ना पहचानते हों। खड़े पैर घर से निकाल दिया मुझे। मैंने दुहाई भी दी कि तुम्हारा बेटा और भाई ही नहीं मरा, मेरा पति भी मरा है, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। और ये सब इसलिए कि मरने वाले के विरसे से मुझे बेदखल कर सकें। अब अपने पति की विवाहिता पत्नी होने के नाते मैं उसकी नेचुरल वारिस। वो लोग मुझे यूँ दूध में से मक्खी की तरह कैसे निकाल कर बाहर कर सकते थे? मैंने कोर्ट में केस डाल दिया तो उन्होंने ये स्टैंड लिया कि मैं उसकी पत्नी थी ही नहीं, हमारी कभी शादी ही नहीं हुई थी। मैं तो बस एक गोल्ड डिगर थी जो उनके लड़के के गले पड़ी थी। मैंने कोर्ट में शादी की तस्वीरें जमा कराईं, वो गवाह पेश किए जिनकी मौजूदगी में शादी हुई थी। नतीजतन मेरे मुंह पर तेजाब फेंकवा देने की, जान से मार देने की धमकियां दी जाने लगी। जब मैं विचलित नहीं हुई तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए दबाव डालने लगे। मैं उस दबाव में आ गई क्योंकि मैं भी कोर्ट कचहरी से तंग थी। कोर्ट की लंबी लड़ाई का खर्चा मैं नहीं उठा सकती। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हामी भर दी
और नतीजे में मुझे ये फ्लैट और 45 लाख नगद मिला। बस इतना सा। चौतरफा बांट हुई थी ना, वो बोले चौथाई हिस्सा बस इतना ही बनता है। फाइनल सेटलमेंट कब हुआ था? जी 1.5 साल पहले। और बारटेंडर की जॉब शुरू से ही करती थी आप? नहीं, बेवा होने के बाद कोई और जॉब नहीं मिली। मैं इंटर पास हूँ, और क्या जॉब मिलती? ये भी मिल गई तो गनीमत समझो। और फिर ये कोई बुरा काम तो नहीं है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आजकल ऐसी जॉब्स लड़कियां आम करती हैं। हाँ ठीक है, ये साइबर स्विंडलिंग के चक्कर में कैसे फंस गई तुम? लड़की खामोश रही। देखिए, जो बात आप पुलिस को बता सकती हैं वो हमारे सामने भी दोहरा सकती हैं। तुम ये जानना चाहते हो कि मकतूल, जिसके कि कई नाम हैं, उससे मैंने धोखा कैसे खाया? जी हाँ, बिल्कुल यही जानना चाहता हूँ। तो सुनो। और उसने ठगी की करीब करीब वही दास्तान सुनाई जो वो कियारा और तोरल से पहले सुन चुका था। कोई फर्क था तो वो थी रकम। मकतूल इस लड़की को 22 लाख की थूक लगाने में कामयाब हुआ था। इस बारे में आपने कुछ किया? सुनील ने पूछा। जी हाँ, मैं पुलिस के पास गई। उन्होंने राय दी कि साइबर क्राइम सेल में कंप्लेंट दर्ज कराऊं। मैंने कराई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ओह आई सी। मैं तो अपनी रकम का गम खाकर बैठी थी, उसका मातम मना चुकी थी कि तभी मुझे पता चला कि वो यहाँ राजनगर में होटल स्टारलाइट में था। ओह, ये बात आपको कैसे पता चली? कियारा सोबती से। क्या तुम उसे जानती हो? बस इतना जानती हूँ कि ठगी के मामले में वो भी मेरी तरह भुक्तभोगी थी। वैसे कोई वाकफियत नहीं है उससे? जी नहीं। तो फिर कैसे जानती हो उसे? बहुत पहले के उसके एक ट्वीट की वजह से। उसने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने अपनी आप बीती बयान की थी कि कैसे वो किसी की ठगी का शिकार हुई थी और 19 लाख रुपए गंवा बैठी थी। उस पोस्ट का मकसद था उस तरह की ठगी से अपने जैसी लड़कियों को खबरदार करना। संयोग से वो पोस्ट वायरल हो गई थी और मेरी भी जानकारी में आई थी। उसकी पोस्ट में यह भी दर्ज था कि किसी को उस सिलसिले में कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए हो तो उससे संपर्क किया जा सकता था। तब मैंने ट्वीट किया था कि किसी इत्तेफाक से भविष्य में कभी उसे उस कॉनमैन की खबर लग जाए तो वो मुझे भी ये खबर कर दे। उसने अपनी पोस्ट में उस शख्स की फ़ोटो भी डाली थी जिसने उसे ठगा था। मैंने उस फ़ोटो से उसे पहचान लिया था कि इसी आदमी की ठगी का शिकार मैं हुई थी। कोई फ़र्क था तो बस इतना कि उसकी पोस्ट वाली तस्वीर में शख्स के चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी थी, जबकि जिसने मुझे ठगा था उसके चेहरे पर फुल दाढ़ी थी। परसों मुझे एसएमएस मिला कि हम दोनों का कॉमन स्विंडलर होटल स्टारलाइट के रूम नंबर 506 में मौजूद है। ये मैसेज कियारा ने भेजा था। और कौन भेजता? एसएमएस पर उसका नाम दर्ज नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि भेजने वाला कियारा सोबती के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। जिस नंबर से वो एसएमएस आया था उस पर कॉल लगाई होती तुमने? लगाई थी, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो एसएमएस अभी है तुम्हारे फ़ोन में या इरेज कर दिया? जी है अभी। ज़रा दिखाओ मुझे। लड़की उठी और बेडरूम में जाकर अपना फ़ोन लाई। एसएमएस खोलकर उसने फ़ोन सुनील को थमा दिया। सुनील ने नंबर को ध्यान से देखा, फिर बोला, ये नंबर कियारा सोबती का ही है। अच्छा, तो फिर तुमने उससे कांटेक्ट किया? मेरा मतलब उस स्विंडलर से। हाँ किया। क्या बात हुई? मैंने उससे कहा कि वो मेरा पैसा वापस कर दे वरना मैं उसे गिरफ्तार करा दूंगी। जवाब में वो गिड़गिड़ाने लगा, फरियाद करने लगा। बोला मैं उसे एक मौका दूं तो वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा और वो भी कर देगा जो मैं चाहती थी, लेकिन मैं बस एक बार आकर उससे बात करूं। क्या बात करनी थी उसे? मैंने भी पूछा था, लेकिन वो बोला मुलाकात होने पर सब बता देगा। मैं उसकी बातों में आकर पिघल गई। मुलाकात के लिए हामी भर दी मैंने। ओह, फिर आप उसके होटल में गईं? जी हाँ, परसों दोपहर के बाद। दोपहर के बाद? जी हाँ, 2 बजे के करीब। मैं होटल स्टारलाइट और आगे रूम नंबर 506 में पहुंची जहां पर वो रुका हुआ था। वो बहुत ही सलीके से मुझसे मिला, बड़े ही अदब से पेश आया और फिर बोला कि पिछले 1 साल से वो कई ऐसी मुश्किलों में फंसा था जिनका अगर कोई हल वो ना निकाल पाता तो उसकी जान जा सकती थी, और इसी मजबूरी के तहत ही उसने ये ठगी के काम किए थे। लेकिन अब उसकी मुश्किलें काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थीं और जल्दी ही वो ऐसी सिचुएशन में आ जाने वाला था कि वो हर किसी का पैसा लौटा सकता था। और वो बोला कि कुछ का पैसा तो वो लौटा भी चुका है और अब अगर मैं उसे थोड़ा सा और सहयोग दे दूं तो वो मेरा पैसा भी मुझे लौटा सकता है। कैसा सहयोग? उसने मुझे गत्ते का एक बॉक्स दिखाया जिसमें सोने के बिस्किट थे। कितने बिस्किट थे? 20 थे, 100 ग्राम के। बॉक्स पर यूके की स्टैंपिंग थी। यानी उसके पास 2 किलो सोना था, करीब 60 लाख रुपए कीमत का। जी हाँ। कहाँ से आया ये? क्या बोला वो? अमेरिका से साथ लाया या मुंबई आकर पिक किया? अब तो ये बात खुल ही चुकी है मिस्टर सुनील कि वो यहीं का बाशिंदा था। वो तो अब खुल चुकी है ना, पहले तो तुम इस हकीकत को नहीं जानती थी। तो उसने क्या कहा सोने के बारे में? बोला कि उस बारे में वो और कुछ नहीं कह सकता और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इस बारे में उससे और कोई सवाल ना करूं। चाहता क्या था वो?
वो कहता था कि इतना सोना वो इमीडिएटली डिस्पोज नहीं कर सकता, ऐसा करता तो गिरफ्तार हो जाता। ये धीरे धीरे होने वाला काम था और हालात ऐसे थे कि उसके पास वक्त नहीं था। अगले रोज या बड़ी हद उससे अगले रोज उसे वहां से कूच कर जाना था। वो बोला कि उसे 10 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत थी और वो रकम अगर मैं उसे मुहैया करा दूं तो वो सोना वो मुझे सौंप सकता था। इससे मेरी पिछली रकम भी वसूल हो जाती, यानी 60 लाख का सोना मुझे 32 लाख में मिल रहा था। अरे नकली होगा वो। मैंने साफ साफ तो नहीं कहा इस बारे में, लेकिन हिंट ज़रूर दिया। तब उसने कहीं से एक हेक्सा ब्लेड बरामद किया और कार्डबोर्ड बॉक्स में से एक बिस्किट उठाया और ब्लेड की मदद से उसके एक कोने से एक टुकड़ा काटकर मुझे दे दिया और कहा कि मैं इसे कहीं से भी परखवा लूँ और अगर उसे चौकस 24 कैरेट पाऊँ तो रात को 10 लाख रुपए के साथ वहाँ वापस आऊँ और वो सोना ले जाऊँ। मैंने जौहरी बाजार में जाकर एक दुकान पर तस्दीक की और पता चला कि सोना खरा था, एकदम 24 कैरेट का, और वो एक टुकड़ा 4.18 ग्राम का था। इस बार रमाकांत बोला, अरे वो एक ही बिस्कुट असली होगा जिसमें से वो टुकड़ा काटा गया था, है कि नहीं? सुनील भी धीरे से बोला, वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ। काव्या दुखी स्वर में बोली, ये बात उस वक्त मुझे नहीं सूझी थी। खैर फिर क्या हुआ? तुम रात को दोबारा से उसके होटल रूम में गई? जी हाँ। किस वक्त? 10 बजे के करीब। जब मैं लॉबी में थी तब पूरे 10 बजे थे। मैंने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। फिर भी मैंने घंटी बजाई, अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। नाम लेकर भी पुकारा लेकिन कुछ नहीं। मैंने झिझकते हुए अंदर कदम रखा और जब मैं ड्राइंग रूम में पहुंची तो वो हौलनाक नज़ारा मुझे दिखाई दिया। उसकी लाश देखकर मेरा तो दम ही निकल गया और मैं तुरंत वहाँ से भाग निकली। पीछे से दरवाज़ा बंद करके? जी नहीं, थोड़ा सा खुला छोड़कर, ठीक वैसे जैसे मेरे अंदर घुसने से पहले था। जब आप आई थी क्या तब पल्ला चौखट के साथ नहीं लगा हुआ था? जी नहीं, मेरे ख्याल से दरवाजे के ऑटोमेटिक डोर क्लोजर में कोई नुक्स था, वो बराबर काम नहीं कर रहा था, इसलिए दरवाजे और चौखट में झिरी रह जाती थी जिससे कि दरवाजे को धक्का देकर पाटना पड़ता था, वरना दरवाज़ा खुला रह जाता था। ओके, तो आप उसे वैसे ही खुला छोड़कर वहाँ से भाग गई? जी हाँ। आपने फर्श पर लुढ़का पड़ा बटुआ देखा था? मैंने तो लाश के सिवाय कुछ नहीं देखा। मुझे नहीं पता वहाँ और क्या था क्या नहीं था। लाश ने मेरे तो होश ही उड़ा दिए थे और तब वहाँ से फौरन निकल लेने के अलावा मुझे कुछ नहीं सूझा था। 10 लाख रुपए की रकम आप नकद साथ लेके गई थी? जी हाँ। कैसे? ब्रीफ केस या बैग में? अपने हैंड बैग में। तमाम नोट 2000 के थे, 5 ही तो गड्डियाँ थीं, मेरे हैंड बैग में आराम से आ गई थी। इतनी बड़ी रकम आपके पास कैश में थी? जी नहीं, मैंने इस काम के लिए खास बैंक से निकाली थी। अब वो पैसा कहाँ है? मैंने अगले ही रोज़ बैंक में वापस जमा करा दिया था। क्या आप ड्राइंग रूम से आगे गई थी? नहीं, मैंने तो लाश देखी और उल्टे पांव वहाँ से निकल भागी थी। जब दिन में गई थी तब बेडरूम में गई थी? जी हाँ, तब गई थी। वो गोल्ड बिस्किट्स वाला कार्डबोर्ड का बॉक्स उसने मुझे बेडरूम में ही दिखाया था। तब राइटिंग टेबल पर एक पिक्चर फ्रेम पड़ा देखा था आपने? जी हाँ, और मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि उसमें मेरी तस्वीर थी। मैंने उस बारे में उससे सवाल किया तो वो रोमांटिक होने की कोशिश करने लगा। मैंने सख्ती से उससे कहा कि वो ऐसे डिस्प्ले पर मेरी तस्वीर ना लगाए, बल्कि मुझे लौटा दे। उसने लौटाई तो नहीं थी, पर फ्रेम को मेज़ पर से उठाकर ड्रॉर के भीतर रख दिया था। ओके, क्या आपको कोई अंदाज़ा है कि कत्ल किसने किया होगा? जी नहीं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। खुद अपने बारे में क्या ख्याल है? जी नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया। अगर मेरा इरादा कत्ल का होता तो मैं 10 लाख रुपया अपने साथ लेकर ना गई होती। ये तो आपका ही कहना है ना कि आप पैसा लेकर गई थी, हमें क्या पता लेकर गई थी कि नहीं। आप मेरे बैंक से तस्दीक कर सकते हैं। परसों दोपहर बाद मैंने बैंक से 10 लाख रुपए निकलवाए थे और वो रकम मैंने ब्यूटी पार्लर में खर्च करने के लिए नहीं निकलवाई थी। ओके, कत्ल की खबर लगने के बाद आपने वहाँ किसी चीज़ को छुआ था? अरे मैंने कहा ना, जब मैं वहाँ रुकी ही नहीं तो किसी चीज़ को छूने का क्या मतलब? फिर भी याद कीजिए, हो सकता है किसी चीज़ को छुआ हो। देखिए मिस्टर, अगर मेरी कोई ऐसी मंशा होती तो मैंने सबसे पहले सोने के बिस्किट्स वाला डब्बा कब्जाया होता, और अगर मैंने ऐसा किया होता तो किसी को 7 जन्म तक खबर ना लगती। ओके, मंगला नाम की किसी लड़की को जानती हैं आप? मकतूल की ज़ुबानी कभी जिक्र सुना हो? जी नहीं। आप ड्रिंक करती हैं? अरे भाई, मैं बार टेंडर हूँ, अब कोई दरिया में उतरे और भीगे नहीं, ऐसा कहीं होता है क्या? विस्की पीती हैं? बड़े शौक से। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगल मॉल्ट विस्कीज़। ओके, एक बात और, क्या आप ये साबित कर सकती हैं कि परसों अपने दूसरे फेरे में आप रात 10 बजे होटल पहुंची थी? जी नहीं, नहीं कर सकती साबित। अगर मुझे ये पता होता कि आगे मुझे कत्ल हुआ देखने को मिलेगा तो कोई गवाह साथ में लेके जाती। देखिए मिस, आपने कहा कि मकतूल ने बेडरूम में डिस्प्ले पर आपकी तस्वीर लगाई थी और उसने इस बारे में रोमांटिक होने की भी कोशिश की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे फेरे में उसने आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हो और आपने
वो चाकू उसके दिल में उतार दिया हो। मेरे पास चाकू कहाँ से आया? वहीं कहीं एक चाकू लुढ़का पड़ा हो और आपने अपनी रक्षा के इरादे से उसे उठा लिया हो और फिर उसका इस्तेमाल किया हो। जी नहीं, उस कमरे में एक ही चाकू था और वो मकतूल की छाती में धंसा हुआ था जब मैं वहां पहुंची तब। ओके, क्या आप एक्स्ट्रा हाई हील्स पहनती हैं? जी नहीं, एक्स्ट्रा क्या, मैं तो हाई हील ही नहीं पहनती। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। लंबी लगने के लिए मुझे हील्स की जरूरत नहीं है। कभी कभार के लिए भी नहीं रखती हाई हील? जी नहीं। आपके बाएं हाथ की रिंग फिंगर में रिंग पहने होने की चुगली करता हुआ स्किन कलर से लाइट कलर का एक गोल निशान है, लेकिन अंगूठी में रिंग नहीं है। ऐसा क्यों? मेरी रिंग कहीं गिर गई। कैसी थी वो? मामूली सी थी, कोई ज्यादा कीमती नहीं थी। वैसे जड़ाऊ थी, लेकिन उसमें जो नग लगा था वो नकली था, कांच का। मैं आजकल डाइटिंग कर रही हूँ, इसलिए अंगूठी थोड़ी लूज हो गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब गिर गई। सुनील ने अपने मोबाइल की फोटोज में रिंग की फोटो को एनलार्ज किया और स्क्रीन युवती के सामने कर दी। कहीं ये तो नहीं है आपकी अंगूठी? युवती ने पहले लापरवाही से, फिर गौर से तस्वीर को देखा, फिर बोली, लगती तो है, मेरे ख्याल से मेरी ही है। कहाँ मिली? कहीं पड़ी देखी थी मैंने। कहाँ पर? मौकाए वारदात पर, लाश के बगल में। लेकिन लाश के बगल में इसके होने से ये साबित नहीं हो जाता कि अंगूठी कत्ल के वक्त गिरी। मैंने पहले ही बोला कि वो मुझे लूज हो गई थी। ज़रूर वो मेरे पहले वाले फेरे में मेरी उंगली से सरक गई होगी और वहाँ गिर गई होगी, और फिर बाद में लाश भी उसी जगह के आसपास गिरी होगी। अगर ये अंगूठी आपकी है तो ये मौकाए वारदात पर आपकी हाजिरी लगाती है। हाँ, लगाती है, लेकिन इस बात की हाजिरी नहीं लगाती कि यह कत्ल के वक्त ही गिरी। इस अंगूठी से कुछ साबित नहीं होता, बल्कि इससे तो ये भी साबित नहीं होता कि ये मेरी ही है। आप इसकी ओनरशिप से मुकर रही हैं? हाँ, समझ लो मुकर रही हूँ। इस पर मेरा नाम लिखा है क्या? कैसे साबित करोगे ये मेरी है? अरे, आपने खुद कबूल किया अभी। मैंने कुछ कबूल नहीं किया। तुमसे जो बन पड़े कर लो, और फॉर गॉड सेक अपने सवाल अब बंद करो, मुझे देर हो रही है। ठीक है, आखिरी सवाल। कपूर आपका बाय मैरिज नाम है? हाँ। मेडन नाम क्या है? अबरोल। ओह, एक और अबरोल, मिस्टर तुषार अबरोल, होटल स्टारलाइट में असिस्टेंट मैनेजर हैं। आपका उनसे कोई रिश्ता है? मेरे कजिन हैं वो, पिता के बड़े भाई के बेटे। आपकी उनसे मेल मुलाकात? लड़की बीच में ही उठ खड़ी हुई। देखो, मैं बेडरूम में कपड़े बदलने जा रही हूँ। मेरे वहाँ से निकलने के बाद भी अगर तुम दोनों मुझे यहाँ दिखाई दिए तो मैं फ्लैट खुला छोड़ के यहाँ से चली जाऊंगी। फिर जब तक जी चाहे डेरा जमाए रखना यहाँ। सुनील उठ खड़ा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल। अभी भी आखिरी? पिछले सवाल को भी आखिरी कहा था तुमने। सोने का वो टुकड़ा कहाँ है जो मकतूल ने एक बिस्किट पर से काट कर आपको सौंपा था? वो इंस्पेक्टर ले गया जो तुम लोगों से पहले यहाँ पूछताछ के लिए आया था, जो तुम कहते हो तुम्हारा फ्रेंड है। आपने ये तमाम कहानी उस इंस्पेक्टर को भी सुनाई? वही जो हमें सुनाई है? हाँ, सुनाई, क्योंकि आई हैव नथिंग टू हाइड। कोई और भी पूछेगा तो उसे यही सब सुनने को मिलेगा। ओके, ठीक है, अब हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। और सुनील और उसके पीछे पीछे रमाकांत दोनों बाहर निकल आए। वे मुगल बाग में ही स्थित पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। प्रभुदयाल अपने ऑफिस में ही था। उससे आधा घंटे माथापच्ची करने के बाद सुनील को कुछ नई बातें पता चलीं। पहली ये कि होटल के कमरे से जो सोने के बिस्किट मिले थे उसमें से सिर्फ एक वही वाला असली था जिसमें से एक छोटा टुकड़ा काटा गया था, बाकी सारा सोना नकली था। दूसरी बात ये कि चौथी लड़की देवीना महाजन अपने घर पर फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन पुलिस ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि उसके वापस लौटते ही उन्हें खबर मिल जाएगी। तीसरी बात सुनील को ये पता चली कि फूलदान पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो कियारा सोबती और काव्या कपूर के फिंगरप्रिंट्स से मैच नहीं करते थे। तोरल मेहता ने अपने फिंगरप्रिंट्स देने से इनकार कर दिया था और पुलिस को ये कहा था कि उस पर चार्ज लगाकर उसे गिरफ्तार किए बिना वो उसे फिंगरप्रिंट्स देने पर मजबूर नहीं कर सकते। और प्रभुदयाल का मानना था कि किसी खास उस्ताद आदमी ने उसे ये पट्टी पढ़ाई है। ये सारी बातें जान लेने के बाद वे कूपर रोड पहुंचे। शाम की उस घड़ी होटल स्टारलाइट की लॉबी में काफ़ी रौनक और हलचल थी। उन्होंने रिसेप्शन पर मैनेजर तुषार अबरोल से मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्हें पहली मंजिल पर बने एक कमरे में भेज दिया गया, जहां काले सूट में सजा 41 साल का एक आदमी मौजूद था। यही तुषार अबरोल था। सुनील ने उसे अपना परिचय दिया। मेरा नाम सुनील चक्रवर्ती है, मैं ब्लास्ट में चीफ रिपोर्टर हूँ, और ये मैं जानता हूँ इन्हें, ये मिस्टर मल्होत्रा हैं, यूथ क्लब वाले, तुषार ने कहा। दोनों सकपका गए। कैसे जानते हो माल को? रमाकांत ने पूछा। मैं एक अरसे से हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हूँ, आप भी मिलते जुलते बिजनेस में हैं, इसलिए ऐसी बातें जानकारी में आ ही जाती हैं।
एक दो बार यूथ क्लब में जाने का इत्तेफाक हुआ था मुझे, इसीलिए मैं आपको जानता हूँ। वैसे आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? बस 2 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं, सुनील ने कहा। जी ठीक है, बैठिए। दोनों अगल बगल उसके सामने बैठ गए। सुनील ने कहना शुरू किया, तो आप यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हैं? जी हाँ। किस डिपार्टमेंट में? फूड एंड बेवरेजेस। सुना है होटल में ही रहते हैं? सही सुना है आपने। ऐसा क्यों? सिंगल लिविंग है इसलिए? यहाँ पर सिंगल लिविंग है मिस्टर सुनील। वैसे मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। फैमिली हिमाचल में देहात में है। यहाँ अकेला हूँ। होटल से हैवी सब्सिडी मिलती है, इसलिए होटल के ही एक कमरे में रहता हूँ। 505 में? जी हाँ। आपको कैसे पता? आपके अगले कमरे में कत्ल हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बुरा हुआ। ऐसी इन हाउस वारदातों से होटल की रेपुटेशन खराब होती है, और ये होटल तो वैसे भी बिजनेस के मामले में अभी टीथिंग ट्रबल से गुजर रहा है। सुनील ने कहा। रिसेप्शन वाले कहते थे कि 5वीं मंजिल पर एक ही गेस्ट था, बाकी पूरा फ्लोर खाली था। जब आप भी 5वीं मंजिल पर स्थायी रूप से बसे हुए हैं तो ये बात तो झूठ हुई ना? देखिए, ये बात मेरे भी नोटिस में आई थी मिस्टर सुनील, लेकिन ये कोई कहने सुनने में चूक की फ़र्क की बात है। मैं होटल का एम्प्लॉय हूँ, इसीलिए मैं गेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता। इस लिहाज से ठीक ही बताया गया था कि 5वीं मंजिल पर एक ही गेस्ट है। अलबत्ता ये कहा गया होता कि 5वीं मंजिल पर एक ही रूम ऑक्यूपाइड है तो ये बात गलत होती। ओके, कत्ल के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब मैं इस बारे में क्या कहूँ सिवाय इसके कि जो हुआ बुरा हुआ। रूम 506 अभी भी पुलिस के कब्जे में है? जी हाँ। परसों रात जब आप सोए तो इस ख्याल ने आपको नहीं सताया कि एन आपके बगल के कमरे में एक लाश काफी अरसे तक पड़ी रही थी? अरे बहुत सताया था यार, पूरी रात बुरे बुरे सपने आते रहे। लेकिन ये सारी पूछताछ आप लोग कर क्यों रहे हैं? व्हाट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इंक्वायरी? सुनील ने कहा, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का काम पुलिस के काम से मिलता जुलता ही होता है। सवाल पूछे बिना ना पुलिस की गुजर है ना मेरी। पुलिस की जिम्मेदारी केस को हल करने की होती है, और मेरी जिम्मेदारी बाजरिया ब्लास्ट पब्लिक को केस की प्रोग्रेस की खबर देने की है। ओह आई सी। पूछिए, आपको और क्या पूछना है? पुलिस ने आपका बयान ले लिया है? अभी तो नहीं लिया। क्या आपके ख्याल से लेंगे मेरा बयान? ले सकते हैं। आप मौका वारदात के इतने करीब थे तो आपका बयान भी ले सकते हैं। हो सकता है आपने कुछ देखा हो, कुछ सुना हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कत्ल के वक्त के आसपास आप कहाँ थे? या तो यहाँ था या डाइनिंग हॉल में था। बीच में किसी घड़ी अपने कमरे में गए थे? हाँ, 5 मिनट के लिए गया था। मैं किचन में चिकन सूप टेस्ट कर रहा था कि मेरी नेक टाई सूप के बाउल में जा पड़ी। टाई बदलने के लिए मैं अपने कमरे में गया था। उस वक्त आपने 5वीं मंजिल के गलियारे में किसी को देखा था? जी नहीं। 506 में किसी को दाखिल होते या वहां से निकलते देखा था? नहीं। बगल के कमरे से कोई आवाज़ सुनी थी? जी नहीं, रात का वो टाइम मेरा बड़ा बिजी टाइम होता है। टाई बदल के फौरन डाइनिंग हॉल में पहुंचने के अलावा और किसी बात की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था। अच्छा ये बताइए, आपके रूम और रूम 506 के बीच में एक कम्युनिकेटिंग डोर है, वो? जी हाँ, वो डोर है, लेकिन वो हमेशा बंद रहता है। क्या ऐसा इंतज़ाम उन 2 कमरों में ही है? जी नहीं, कुछ और भी कमरों में है। असल में वो इंतज़ाम बड़ी पार्टीज़ के लिए होता है, जो चेक इन के टाइम 2 एडजॉइनिंग रूम्स मांगते हैं, अगल बगल के कमरे। जब ऐसा होता है तो उनकी सहूलियत के लिए बीच का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। क्या चाबी से खोला जाता है? जी हाँ, चाबी से। ऐसे दरवाज़ों में कार्ड की वाले लॉक नहीं है, ताकि 2 अनजानी पार्टी अगल बगल ठहरी हों तो वो दरवाज़ा ना खोला जा सके। ओके, और वो चाबी कहाँ पर होती है? रिसेप्शन पर। आम इस्तेमाल होती है? अरे अभी कहाँ, अभी तो होटल मुश्किल से 40% ऑक्यूपेंसी के दौर से गुजर रहा है। आई सी। आपने कभी वो दरवाज़ा खोला? अरे नहीं भाई, मैं भला क्यों खोलूँगा? मुझे ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी है? आपकी जानकारी के बिना क्या कोई उस दरवाजे को खोल सकता है? देखिए, मेरी पीठ पीछे सर्विस स्टाफ मेरे कमरे में तो दाखिल होता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल सकता, क्योंकि रिसेप्शन से वो चाबी उनको नहीं मिल सकती। मैंने पहले ही कहा कि जब कोई बड़ी फैमिली 2 एडजॉइनिंग रूम्स लेती हैं तभी वो चाबी काम में आती है और वो दरवाज़ा खुलता है। इसके अलावा उस दरवाजे को खोले जाने की कोई वजह नहीं होती। तो अगर मैं ये कहूँ मिस्टर तुषार कि परसों रात 9 बजे के आसपास किसी वक्त वो दरवाज़ा खोला गया था, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो मैं ये कहूँगा कि तुम गलत बयानी कर रहे हो। ऐसा हुआ होना मुमकिन ही नहीं है। हमारे पास एक गवाह है जिसने अपनी आंखों से वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलते देखा है। ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ से देखा था आपके उस गवाह ने? दूसरे कमरे में से, यानी 506 में से। क्या आपका इशारा मकतूल की तरफ है? 506 के ऑक्यूपेंट की तरफ? जी नहीं, ये गवाह कोई और है। आप ये कह रहे हैं कि किसी ने बीच का दरवाज़ा बाल बाल खुलते देखा
और जिसने देखा वो रूम का ऑक्यूपेंट नहीं था। जी नहीं, ऑक्यूपेंट उस वक्त रूम में ही नहीं था, सुनील ने कहा। तो अगर ऑक्यूपेंट रूम में नहीं था तो उसके पीछे ये दूसरा आदमी वहां क्या कर रहा था? मिस्टर तुषार, ऑक्यूपेंट कहीं चला गया था और वो दूसरा शख्स जो कि एक लड़की थी उसके लौटने का वहां इंतजार कर रही थी। उसी बीच उसने बीच वाला दरवाजा बाल बाल सरक कर खुलते देखा था। उससे वो लड़की डर गई और उसने वहां से जाने का फैसला किया। उस कोशिश में उसका पांव उलझ गया और वो लड़खड़ा गई। गिरने से बाल बाल बची। उसके हाथ से उसका हैंडबैग गिर गया, जिसके मेज से टकराकर नीचे गिरने से जोर की आवाज हुई और वो आवाज होते ही दरवाजा सरकना बंद हो गया और वापस से पहले की तरह चौखट से जा लगा। अब कहिए, अब आपका क्या कहना है? अब ऐसी बात के लिए मैं क्या कहूँ? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैं उस वक्त यहाँ अपने ऑफिस में था, लेकिन इतना मैं फिर भी कहूँगा कि जो तुम कह रहे हो वो संभव नहीं है। कोई बाहरी आदमी किसी तिगड़म से, जैसे मेरे से गलती से दरवाज़ा खुला रह गया हो, उसने डुप्लीकेट की कार्ड मुहैया कर लिया हो तो मेरे कमरे में तो दाखिल हो सकता था, लेकिन रिसेप्शन से बीच के दरवाजे की चाबी कभी हासिल कर ही नहीं सकता। हो सकता है उसकी चाबी भी डुप्लीकेट बनवा ली हो उसने, सुनील ने कहा। ऐसी डुप्लीकेशन के लिए ओरिजिनल चाबी का पास होना जरूरी है, जो कि उसे हासिल नहीं हो सकती। ठीक है, किसी बाहरी आदमी को तो नहीं हो सकती, लेकिन भीतरी आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे मिस्टर तुषार? मिस्टर सुनील, हाउस कीपिंग स्टाफ के पास मास्टर की कार्ड होता है, लेकिन नीचे के दरवाजे की ओल्ड फैशन चाबी रिसेप्शन से उसे भी हासिल नहीं हो सकती। लेकिन किसी ने तो उस डोर को अनलॉक किया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, ये बात तो पक्की है, सुनील ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुम्हारी गवाह को कोई गलती लग रही है। दरवाजा बाल बाल सरकता दिखाई देना कोई हंसी खेल नहीं है। मिस्टर तुषार, जो काम हो चुका है उसके बारे में ये कहना कि वो नहीं हो सकता जायज नहीं है। आप बराए मेहरबानी ये मान के चलिए कि गवाह जो कहती है वो बात सच है। अब ये बताइए कि वो दरवाजा आपके कमरे की तरफ से कौन खोल रहा हो सकता था? अब ये मैं क्या बताऊं? खुद अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट? रिसेप्शन से स्टाफ चाबी हासिल नहीं कर सकता मिस्टर तुषार, लेकिन आप तो मैनेजर हैं। आपको रिसेप्शन के पीछे जाने से कौन रोकेगा? चुपचाप चाबी को कब्जा लेने से कौन रोकेगा? मिस्टर सुनील, नाउ यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। माई नॉनसेंस स्टैंड्स टू रीजन। तूफान हमदम, जो काम हुआ, जो बाकायदा होता देखा गया, उसे तुम्हारे सिवा कोई दूसरा अंजाम नहीं दे सकता था और किसी को ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी सिवाय तुम्हारे। मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, और ऐसी जरूरत थी कि जब से बगल के कमरे में मकतूल आके बसा था तुम वो दरवाजा अक्सर खोलते थे। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि पहली बार रिसेप्शन से चाबी सरका लेने के बाद तुमने उसकी डुप्लीकेट बनवा ली हो, ताकि तुम्हें बार बार रिसेप्शन से चाबी सरकानी ना पड़े। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुनो मिस्टर तुषार। मेरी जानकारी में आया है कि मकतूल ने जब चेक इन किया था तो उसे चौथी मंजिल पर कमरा मिला था, लेकिन अगले ही दिन उसका कमरा चेंज कर दिया गया और उसे 5वीं मंजिल पर ठीक आपके पड़ोस में पहुंचा दिया गया। यानी कि उस रूम चेंज की प्रक्रिया में भी आप ही की कलाकारिता का कोई हाथ था, और ऐसा इसलिए ताकि उस पर नजर रखने में आपको सहूलियत हो। खाली उस पर नजर रखने में ही नहीं, उसका सामान टटोलने में भी आपको सहूलियत हो। नाउ दिस इज शियर नॉनसेंस मिस्टर सुनील। मुझे क्या जरूरत थी ऐसा करने की? एक जरूरत थी। मकतूल एक कॉनमैन था जो 39 मेफेयर टॉवर, चर्च रोड, मुगल बाग की रेजिडेंट काव्या कपूर नाम की एक लड़की को अपनी ठगी का शिकार बना चुका था, और वो लड़की आपकी बहन है, छोटी चचेरी बहन, जिसका मेडन नाम दिव्या अबरोल है। कहिए कि मैं गलत कह रहा हूँ? तुषार के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। आप अपनी बहन की वजह से मकतूल की निगाहबीनी कर रहे थे। आपको बीच के दरवाजे की चाबी हासिल थी और परसों रात दांव लगाकर बीच का दरवाजा खोलकर आप उसके कमरे में घुसे थे। आपने उसका सामान टटोलना शुरू किया और वो अचानक वहां पर आ गया। आप दोनों में तकरार हुई जो हाथापाई में बदल गई। मकतूल ने आप पर वार करने के लिए सेंटर टेबल पर से पीतल का भारी फूलदान उठा लिया। आपने खुद को डिफेंड करने के लिए वहीं कारपेट पर लुढ़का पड़ा एक चाकू उठा लिया और उसके सीने में घोंप दिया। भले ही सेल्फ डिफेंस में हुआ, लेकिन ये कत्ल आपके हाथ से हुआ है। अब कहिए आप क्या कहते हैं? तुषार काफी देर खामोश रहा, फिर बोला, ये बहुत गंभीर इल्जाम है। ये बात ठीक है कि उस आदमी ने काव्या को ठगा था और उसने मुझे उस ठगी के बारे में बताया था। काव्या मेरी चचेरी बहन है, लेकिन मुझे सगी बहन से भी ज्यादा प्यारी है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है।
मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, इसीलिए मैंने काव्या को हमेशा अपनी सगी बहन से बढ़कर माना है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये खून मैंने नहीं किया है। अगर ऐसी नौबत आई होती तो मुझे पता नहीं मैं क्या करता, लेकिन मैंने किया नहीं है ये खून। ये मैं कबूल करता हूँ कि मैं उस आदमी पर नज़र रखता था और इस कोशिश में बीच के दरवाजे का ताला अपने पास उपलब्ध डुप्लीकेट चाबी से खोलता था। मैं उसको बाल बाल सरकाकर उसमें एक झिरी पैदा करता था और फिर उसके कमरे में झांकता था। इस तरह मैं उसका पूरा ड्राइंग रूम देख सकता था, लेकिन मैंने उसके कमरे में दाखिल होने की कोशिश कभी नहीं की। मैं ऐसा करना चाहता था, लेकिन मेरा कभी दांव ही नहीं लगा। वो लंबे टाइम के लिए अपने कमरे से बाहर जाता ही नहीं था, इसलिए। और फिर मुझे अपनी नौकरी भी करनी होती थी। कहने का मतलब ये है कि उसके कमरे में दाखिल होने का खुला मौका मुझे कभी नहीं लगा था। अगर मौका मिलता तो कमरे में दाखिल होते? हाँ, बिल्कुल होता। किस लिए? किसी क्लू की उम्मीद में जो ये साबित कर पाता कि वो एक कॉनमैन था, कई आइडेंटिटीज बनाए हुए कोई फरेबी था। और अगर ऐसा कोई क्लू मिल जाता तब क्या करते तुम? तब मैं काव्या को पुलिस में एक फ्रेश रिपोर्ट दर्ज कराने को बोलता और जब तक उसके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती मैं उसे चेकआउट नहीं करने देता। क्या आप ऐसा कर सकते थे? एक अरसे तक तो कर ही सकता था। वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता था, होटल का फाइनल बिल भी ऐसे ही चुकता करता, तो हम कह सकते थे कि किसी टेक्निकल रीजन की वजह से पेमेंट नहीं हो रही थी। तो ये कत्ल आपने नहीं किया? बिल्कुल नहीं। गैर इरादतन आपके हाथ से हुआ हो सकता है? अरे नहीं, आई स्वेयर मैं कभी उसके कमरे में दाखिल हुआ ही नहीं। आई रिपीट, ऐसी नौबत ही नहीं आई थी, मेरा ऐसा दांव लगा ही नहीं कभी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन लेकिन अरे लेकिन लेकिन क्या? एक बात है, लेकिन पता नहीं मुझे उसे कहना चाहिए या नहीं। तुम बेहिचक कहो जो बात है, वरना तुम इसमें बुरी तरह से फंसने वाले हो गले तक। जो मैं आपको बताऊंगा आप उसका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करेंगे और उसे अखबार में भी नहीं छापेंगे? हाँ, नहीं करेंगे और अखबार में भी नहीं छापेंगे। बताओ तुम। तो सुनिए, मैंने कत्ल होते हुए देखा था। What? I am witness to the murder that happened next door to my room. सुनील और रमाकांत हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रमाकांत ने हैरानी से कहा, फिर भी इतने दिन से खामोश हो मालको? मैं किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन अगर तुम कत्ल के चश्मदीद गवाह हो तो झमेले में पड़ना ना पड़ना तुम्हारी चॉइस है ही नहीं। लेकिन मैं कातिल की शिनाख्त नहीं कर सकता। क्या कहा? तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने कत्ल होते देखा लेकिन कातिल को नहीं देखा? जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब ये बात तो समझ से बाहर है, जरा ठीक से बताओ तुमने देखा क्या था? असल में क्या है कि मैं बीच के दरवाजे के की होल से आंख लगाए हुए था और वहां से मुझे ड्राइंग रूम के प्रवेश द्वार की तरफ का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था। ये वो हिस्सा था जिसमें मकतूल और एक युवती इस तरह से आमने सामने बैठे थे कि मकतूल का मेरी तरफ मुंह था और उसके मेहमान की मेरी तरफ पीठ थी। दोनों गुस्से में थे, भड़क रहे थे और साफ लगता था कि उनमें कोई तू तू मैं हो रही थी जिसकी आवाज़ें मैं सुन नहीं पा रहा था। फिर तकरार करते दोनों में से लड़की अचानक उठ खड़ी हुई। तब मैंने देखा कि उसके दाएं हाथ में एक चाकू था। मकतूल ने भी ज़रूर वो चाकू देख लिया होगा क्योंकि उसने झपट कर मेज़ पर से फूलदान उठा लिया और वार करने के इरादे से उसने अपना फूलदान वाला हाथ सिर से ऊंचा उठा लिया। तब लड़की ने उसकी छाती में चाकू घोंप दिया, लेकिन मकतूल फिर भी वार करने पर आमादा दिखा। तब लड़की ने चाकू वापस खींचा और वैसा ही वार फिर उसकी छाती पर किया। इस बार चाकू उसके हाथ से छूट गया या उसने खुद छोड़ दिया और छाती में चाकू धंसे हुए मकतूल बिना कोई आवाज़ किए कमरे के कारपेट बिछे फर्श पर गिर गया। फूलदान उसके हाथ से छूट गया और कारपेट पर कहीं लुढ़क गया। ओह, इस सारे वाकये के दौरान हमलावर लड़की की आपकी तरफ पीठ ही रही? जी हाँ, लेकिन जब वो वहाँ से जाने के लिए मेन गेट की तरफ दौड़ी थी तो उसकी सूरत की एक बड़ी ब्रीफ सी झलक मुझे मिली थी। ओह माय गॉड! और फिर भी तुम कहते हो कि तुमने कातिल को नहीं देखा था? वो ना देखने जैसा ही था, बस पलक झपकने जितना देखा था। उतने से क्या ही पता चलता है? क्या वो काव्या थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गुले गुलजार, एक तरफ तो ये कह रहे हो कि उतनी देर देखने से कुछ पता नहीं लगता, दूसरी तरफ पूरे विश्वास से कह रहे हो कि वो काव्या नहीं थी। तो जब नहीं के बारे में श्योर हो सकते हो तो हाँ के बारे में श्योर क्यों नहीं हो सकते? तुषार ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त के टाइम का कोई अंदाजा है तुम्हें? उसने उस बात पर विचार किया, यूं शक्ल बनाई जैसे टाइम याद करने के लिए दिमाग पर बहुत जोर देना पड़ रहा हो। फिर बोला, 9:30 के आसपास का टाइम था वो, 2-1 मिनट इधर या उधर। तुम्हें पता है परसों रात काव्या भी यहाँ पर थी? यहाँ? यहाँ कहाँ? होटल में, और वो मकतूल के कमरे में भी गई थी।
9:30 बजे? वो कहती है कि 10:05 पर गई थी, लेकिन हो सकता है उसे गलती लगी हो या वो झूठ बोल रही हो। मुझे उसके यहाँ आने की खबर नहीं है, लेकिन अगर वो आई थी तो टाइम के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? उसे थोड़े ही पता था कि आगे उसे मकतूल नहीं, मकतूल की लाश मिलने वाली थी। अगर मकतूल को लाश उसी ने बनाया हो तब तो पता था। नहीं, ये नहीं हो सकता मिस्टर सुनील। मैंने भले ही कातिल की शक्ल बहुत कम समय के लिए देखी थी, लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो काव्या नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हें 2 तस्वीरें दिखाता हूँ, उतनी ही गारंटी से कहना कि उन 2 में से कोई कातिला थी कि नहीं। सुनील ने अपने मोबाइल पर उसे काव्या के अलावा बाकी 2 तस्वीरें दिखाईं, जिनमें से एक की बाबत उसे मालूम था कि वो कियारा थी और दूसरे की कोई शिनाख्त होना अभी बाकी था। तुषार ने गौर से दोनों तस्वीरें देखीं, फिर बोला, आई एम नॉट श्योर बट ये हो सकती है। वो कियारा की तस्वीर को पॉइंट आउट कर रहा था। सुनील ने कहा, लेकिन तुम श्योर नहीं हो कि जिसे तुमने चाकू चलाते देखा था वो पक्का यही लड़की थी? जी नहीं, श्योर तो नहीं हूँ। अच्छा, कातिला ने जाने से पहले फूलदान उठाकर वापस मेज पर रखा था? वो फिर से सोचने लगा। जी नहीं, नहीं रखा था फूलदान मेज पर। पक्का? जी हाँ, वो तो मकतूल के ढेर होते ही बड़ी फुर्ती से वहां से निकल गई थी। ये लड़की ये कबूल करती है कि 9:30 बजे ये मकतूल से मिलने पहुंची थी। सुनील ने कहा, तो फिर तो पक्का यही थी जिसने चाकू चलाया था। लेकिन साथ ही ये भी कहती है मिस्टर तुषार कि ये कमरे में दाखिल हुई ही नहीं थी। कॉल बेल के जवाब में मकतूल उसे दरवाजे पर मिला था और उसने उससे मिलने में असमर्थता दिखाई थी, क्योंकि वो पहले ही किसी गेस्ट के साथ बिजी था और उसने इस लड़की को दरवाजे से ही चलता कर दिया था। इसका मतलब कि 9:30 बजे मकतूल जिंदा था, जबकि आप कहते हैं कि उस वक्त उसका कत्ल हो रहा था। मैं सही कह रहा हूँ, ये लड़की झूठ बोल रही है। तब मकतूल के साथ भीतर कोई दूसरा शख्स था, मकतूल ने ऐसा कहा था, और इसी वजह से उसने उस लड़की को रिसीव करने से इनकार किया था। तुषार ने तुरंत कहा, मकतूल ने गलत कहा होगा। उस घड़ी मकतूल और कातिल लड़की के सिवाय मैंने किसी को भी वहां नहीं देखा था। 1 मिनट मिस्टर तुषार, तुम कहते हो कि की होल से आधा ड्राइंग रूम दिखाई देता था। क्या पता तीसरा शख्स ड्राइंग रूम के उस हिस्से में हो जो आपको नहीं दिखाई दे रहा था? अगर वो वहां होता तो जो मैंने देखा उसने उसमें कुछ दखल दिया होता, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि वहां तीसरा कोई आदमी नहीं था। अगर होता तो उसने खूब अच्छी तरह से कातिला को देखा होता और उस बाबत उसने तत्काल दुहाई दी होती। यहाँ मैं एक बात और कहूँगा मिस्टर सुनील, अगर बाय चांस कोई तीसरा आदमी वहां था भी तो वो जरूर बेडरूम में होगा और फौरन तो उसे कत्ल की खबर नहीं ही लगी थी। सुनील को अब कबूल करना पड़ा। हाँ, ये हो सकता है। की होल में से तो आप कातिला की शक्ल ठीक से नहीं देख सके। तब के बारे में क्या कहते हैं? जबकि वो गलियारे में होती और कुछ ज्यादा देर आपकी नजरों में होती, तो आपको गलियारे में झांकने का ख्याल नहीं आया? फौरन नहीं आया मिस्टर सुनील। ये मत भूलो कि मैंने एक कत्ल होते देखा था, जिसके कारण मैं बुरी तरह से हकबका गया था, और जब तक ये ख्याल मेरे मन में आया तब तक गलियारा खाली था। आई सी। पुलिस को कत्ल की खबर किसी गुमनाम कॉल के जरिए लगी थी मिस्टर तुषार, और बहुत जल्दी लगी थी। अब इतनी जल्दी ये खबर पुलिस तक 2 ही जने पहुंचा सकते थे। एक तो जो मकतूल का मेहमान था और उसके स्वीट के बेडरूम में मौजूद था, और दूसरे थे तुम। बेडरूम वाले जमूरे के वजूद पर तुमने खुद सवालिया निशान लगा दिया है, ये कह के कि मकतूल ऐसे किसी शख्स की भीतर मौजूदगी के बारे में झूठ बोल रहा था। तो अब बाकी बचे तुम। अपने लिए क्या कहते हो? तुषार ने कोई जवाब नहीं दिया, बेचैनी से बस पहलू बदला। कबूल करो कि पुलिस को कत्ल के बारे में गुमनाम कॉल तुमने ही की थी? हाँ, की थी। जब कत्ल के गवाह के तौर पर खुद को सामने लाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, तो उस समय अपने फर्ज की राह में मैं इतना तो कर ही सकता था कि पुलिस को कत्ल की खबर कर देता, वरना पता नहीं वो लाश कब तक वहां अनडिटेक्टेड पड़ी रहती। ठीक, सुनील ने कहा। तुषार बोला, सुनो, इस लड़की की तुम्हारे मोबाइल में तस्वीर है, तो ये तो जाहिर है कि तुम इसे जानते हो। नहीं मिस्टर तुषार, मेरे मोबाइल में लड़की की तस्वीर नहीं है, उसकी तस्वीर की तस्वीर है। और पहले मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूँ, लेकिन तस्वीर की वजह से नहीं। इसका नाम है कियारा सोबती, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारी कजिन काव्या की तरह ये भी मकतूल की ठगी का शिकार है। ओह, फिर तो जरूर वो यही लड़की थी। मैंने ताज़ा खबर अखबार में पढ़ा था कि पुलिस ने कियारा सोबती नाम की एक लड़की को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। गलत पढ़ा था मिस्टर तुषार। पुलिस ने उसे बस पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और 1 घंटे बाद छोड़ दिया था। अरे, तो जब पुलिस ने इसे हिरासत में लिया था तो उनके पास इसके खिलाफ कुछ तो होगा ही ना? हाँ होगा, लेकिन जब वो सफिशिएंट नहीं था तो उसे पुलिस ने चले जाने दिया। और ऐसे पूछताछ के लिए तो किसी को भी काबू में किया जा सकता है, तुम्हें भी। मुझे? मुझे क्यों भाई? अरे, पूछताछ के लिए, क्योंकि तुमने भी तो पुलिस को कत्ल के बारे में गुमनाम टेलीफोन कॉल की थी।
लेकिन वो तो मैंने अपना फर्ज निभाया था भाई। हाँ, अपना नाम बता के कॉल करते तो क्या पुलिस थैंक यू बोल के किस्सा खत्म कर देती? तुमसे कई तरह के सवाल करती या नहीं करती कि तुम कत्ल के चश्मदीद गवाह कैसे थे? तुषार कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, लगता है तुम्हें मुंह लगा के मैंने गलती की। अब अगर पुलिस को मेरी खबर लगी तो तुम्हारी ही वजह से लगेगी। लेकिन कोई बात नहीं, लग जाए, करने दो उन्हें सवाल मुझसे। जब मैंने सच ही बोला है और आगे भी मुझे सच ही बोलना है तो वो मैं कहीं भी खड़े होकर बोल सकता हूँ, पुलिस के सामने भी। ब्रावो कहते हुए सुनील उठ खड़ा हुआ। कहते हैं ना, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। बहरहाल अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। दोनों खड़े होकर बाहर निकलने लगे तो तुषार पीछे से बोला, एक बात मैं बता दूं तुम्हें, मैं अपने आप से तो पुलिस के पास जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन अब अगर पुलिस ने आकर मुझसे सवाल करना शुरू किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम एक वादा फरामोश इंसान हो। सुनील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जाने जमा हूं तो नहीं मैं ऐसा, लेकिन अगर पुलिस मेरे साथ भी उसी सख्त अंदाज से पेश आई जिससे मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथ आएगी, तो हो सकता है जुबान को ताला लगाए रखना मेरे लिए मुमकिन ना रह जाए। पुलिस का तुमसे क्या मतलब है ना? मतलब पुलिस का फोकस मेरे ऊपर भी है, क्योंकि परसों रात उन्होंने मुझे मकतूल के कमरे की कॉलबेल बजाते हुए पाया था, उस टाइम जब वो भीतर मरा पड़ा था। तुम तब यहाँ थे? हाँ, डेड बॉडी तुमने डिस्कवर की? यस, बट दैट्स अनदर स्टोरी। थैंक यू वेरी मच डार्लिंग गेस्ट। और पीछे हक बकाए से असिस्टेंट मैनेजर को छोड़कर वो उसके कमरे से बाहर निकले और लॉबी में पहुंच गए। क्या ख्याल है? सुनील ने रमाकांत से पूछा। अरे पक्का झूठ बोल रहा है ये कंजर। वो होटल का मुलाजिम है, असिस्टेंट मैनेजर है। उसने अपनी आंखों के आगे कत्ल होता देखा होता तो उसे तो होटल सिर पर उठा लेना चाहिए था, और पुलिस के आने से पहले ऐसा इंतजाम करना चाहिए था कि होटल का सिक्योरिटी स्टाफ ही हमलावर को काबू में कर लेता। यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा है? सुनील ने पूछा। और क्या, तो न सिर्फ झूठ बोल रहा है बल्कि धीरे धीरे बड़े भोले अंदाज से सरका के, जैसे बीच का दरवाजा सरकाता था, कियारा को फोकस में लाने की कोशिश कर रहा है। बाद में सब कुछ हो चुकने के बाद शहीदी अंदाज से यह जाहिर करेगा कि उसे तो मजबूरी में पुलिस के दबाव में आकर कियारा की तरफ उंगली उठानी पड़ी थी, वरना वो तो खामोश था। लेकिन कत्ल का फोकस वो कियारा पर बनाने की फिराक में क्यों है? मुझे तो एक ही वजह सूझती है भाई, कि अपनी बहन से फोकस हटाना चाहता है। इस खुराफाती इंसान को किसी तरह से ये इल्म है कि या तो काव्या ने कत्ल किया है या वो कातिल हो सकती है। अब एक इंसान के दो कातिल तो नहीं हो सकते ना। लेकिन काव्या तो कहती है कि वो 10-5 पर उसके कमरे में पहुंची थी, सुनील ने कहा। अरे कहती ही तो है, औरत की जुबान का क्या पता चलता है। लेकिन रमाकांत, वो पहले आई होती तो उसका कियारा या देवीना से टकराव हो सकता था। ओए माँ सदके, वो दोनों भी तो जनानियां हैं, उनकी कोई गारंटी है कि टाइम की बाबत सच बोल रही हैं? फिर क्या पता उस जमूरे ने ही बहन को पट्टी पढ़ाई हो कि वो अपनी आमद का वक़्त 5-10 का बताए, जो सेफ टाइम है, जिसकी बाबत सथापत है कि कत्ल उस टाइम से पहले हो चुका था। ठीक, तो यूं कहो कि इस प्यारे लाल ने इस मर्डर मिस्ट्री में एक नया पेच डाल दिया है। आहो, अब इरादा क्या है तेरा? कुछ नहीं, इरादा है देवीना महाजन से मुलाकात करने का। तो चलो ज्योति कॉलोनी चलते हैं। अगला भाग। वो धोबी नाका क्रीक के करीब स्थित ज्योति कॉलोनी और आगे मकान नंबर B12 पर पहुंचे, जो मुश्किल से 100 गज में बना डिब्बे जैसा एक मंजिला मकान था। सुनील ने कॉल बेल बजाई। करीब 55 के पेटे में पहुंची एक वृद्धा ने दरवाजा खोला। जी, हमें देवीना जी से मिलना है, सुनील अदब से बोला। वृद्धा ने संदिग्ध भाव से उसे घूरा और बोली, कोई जानकार हो? अब हो जाएंगे ना, लेकिन हो कौन? जी, मेरा नाम सुनील है, मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, और ये मेरे दोस्त हैं रमाकांत। रुको यहीं। उसने उन दोनों के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। 3 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और चौखट पर 25 साल की गोरी चिट्टी साफ सुथरी लड़की प्रकट हुई। उसने सादा सलवार कमीज पहनी थी और उसके चेहरे पर बुद्धिमानी की छाप थी। उसने बिना कोई सवाल किए रास्ता छोड़ा और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। दोनों एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सजे ड्राइंग रूम में पहुंच गए। वृद्धा वहां नहीं थी। युवती के इशारे पर दोनों एक 3 सीटर सोफे पर अगल बगल बैठ गए और वो उनके सामने एक सोफा चेयर पर बैठ गई। सुनील चेहरे पर गोल्डन जुबली मुस्कुराहट लाते हुए बोला, मेरा नाम सुनील चक्रवर्ती है। मैं जानती हूँ ब्लास्ट के जाने माने खोजी पत्रकार हो। तुम्हारे नाम से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के फील्ड में काफ़ी नाम है तुम्हारा। फिर उसने रमाकांत की तरफ देखा। सुनील बोला, ये मेरे फ्रेंड हैं, इत्तेफाक से मेरे साथ हैं। वेलकम वेलकम, जो कोई भी आप हैं, वो रमाकांत को देखते हुए बोली। रमाकांत चहका, अरे कोई तो गैर होता है सोनियो, मैं तो अपना हूँ, अपना रमाकांत अंबरसरिया, ऑल्सो कॉल्ड मल्होत्रा बाई नियर्स एंड डियर्स। बातें बढ़िया करते हो,
अजी सोहबत का असर है, शागिर्द की सोहबत का। शागिर्द? वो कौन हुआ? ये, रमाकांत ने सुनील की तरफ इशारा किया। और आप इनके उस्ताद हैं? आहो जी। ओके, नाइस मीटिंग यू मिस्टर अंबर अंबर मल्होत्रा। साडा भी नाइस मीटिंग यू टिका लेना सोनियो। अचानक युवती का स्वर शुष्क हो गया। इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, नाउ कम टू द पॉइंट, स्टेट द पर्पस ऑफ योर विजिट। सुनील तुरंत बोला, यस मैम। आपको उम्मीद है आपको कूपर रोड स्थित होटल स्टारलाइट में परसों रात हुए कत्ल की खबर होगी। हाँ है, तुम्हारे ही अखबार में पढ़ी थी। तो गुड, ये भी खबर है कि मरने वाला आदित्य खन्ना, अंशुल खुराना, आकाश खोसला जैसे कई नामों से जाना जाता था, जबकि उसका असली नाम अविनाश खत्री था और वो एक लोकल बाशिंदा था। आप उसे किस नाम से जानती थी? अंशुल खुराना के नाम से। इस जवाब पर सुनील ने हैरानी से लड़की की तरफ देखा। वो तो किसी नकारात्मक जवाब की अपेक्षा कर रहा था, जबकि इस लड़की ने बड़े ही सहज तरीके से स्वीकार कर लिया था कि वो मल्टी नेम्ड कॉनमैन से वाकिफ थी। एंजल फेस, यू श्योर आर अ नो नॉनसेंस गर्ल। और इसीलिए मैं भी उस कई नामों वाले कॉनमैन के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की ग्राफिक डिटेल में जाकर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। इसलिए मेरा सीधा सवाल है, आपको ठग चुका था या वो घड़ी आनी अभी बाकी थी? बाकी थी, लेकिन ठगी की बुनियाद पूरी पूरी बना चुका था, लड़की ने कहा। कभी शक नहीं हुआ आपको? नहीं ही हुआ। अगर हुआ होता तो बात इतनी आगे तक ना बढ़ी होती कि न्यूयॉर्क से राजनगर ही आ धमकता। लेकिन वो लोकल बाशिंदा था। हाँ, तो वो तो अब पता चला ना, कत्ल के बाद। पहले कहाँ थी कोई शक की गुंजाइश? ओके, आप उससे रेगुलर चैट करती थी? हाँ। कभी शक नहीं हुआ कि चैट न्यूयॉर्क से नहीं हो रही थी? नहीं। मोबाइल की स्क्रीन पर वहाँ का नंबर आता था, यूएसए लिखा आता था, तो कैसे शक होता? ओके, जब चैट के जरिए पूरी इंटीमेसी स्थापित हो गई तो वो राजनगर आ धमका? जी हाँ। आपको उसके आने की खबर थी? नहीं, अचानक आया, बोला सरप्राइज देना चाहता है। तो दिया सरप्राइज? मेरा मतलब पिछले शुक्रवार उसने होटल में चेक इन किया था, उसी रोज मिला वो आपसे? नहीं, मैं उस समय शहर में नहीं थी। गुरुवार को मैं दिल्ली गई थी, जहाँ से सोमवार को लौटी थी। तो आखिर सोमवार को आपकी मुलाकात हुई? हाँ, शाम को वो मुझे होटल शाहजहाँ में डिनर के लिए लेकर गया। वहाँ के फेमस रेस्टोरेंट मुमताज़ में मैं आधी रात तक उसके साथ थी। हमारे बीच ड्रिंक्स का दौर भी चला था। आपने भी विस्की पी थी? नहीं, तहजीब बहुत थी उसमें। वो मुझे विस्की के लिए पूछता तो मैं फॉर कंपनी सेक एक आध जाम से इनकार नहीं करती, लेकिन उसने मुझसे बस इतना पूछा कि मुझे ड्रिंक्स से परहेज तो नहीं था। फिर मेरे लिए शैम्पेन कॉकटेल मंगवाई और अपने लिए विस्की। ब्लू लेबल। शाहजहाँ में उसका लार्ज पैग 8,000 रुपये का आता है। जी हाँ, मालूम है, लड़की ने कहा। यानी ऐसा करके वो ये दिखाना चाहता था कि बहुत पैसे वाला आदमी था और अमेरिका में रहने के दौरान उसने काफ़ी पैसा कमाया था। हाँ बिल्कुल, ऐसे और भी कई हिंट ड्रॉप किए थे उसने। जैसे कि क्या? सुनील ने पूछा। उसने कहा था कि मैं शाहजहाँ में ही ठहरना चाहता था, लेकिन वहाँ वैकेंसी नहीं थी, इसलिए स्टारलाइट में उसे रुकना पड़ा था। वहाँ रेस्टोरेंट मुमताज़ में भी उसने खूब पैसा उड़ाया, छक्के विस्की पी, डॉलर में पेमेंट की। $100 के नोटों का इतना मोटा पुलिंदा था उसके पास। हाँ, अपनी बड़ी हैसियत जो आपकी निगाह में लानी थी उसे, सुनील ने कहा। जी हाँ, तब मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अब मैं सेफली कह सकती हूँ कि यही बात थी। वो ये सब कुछ मुझे अपनी अमीरी दिखाने के लिए ही कर रहा था, जो कि उसका स्टॉक इन ट्रेड था। उसने मुझे पिक करने के लिए जो गाड़ी हायर की हुई थी वो भी मर्सिडीज़ थी। मुमताज़ में वेटर के लिए उसने $50 की टिप छोड़ी थी, जबकि बिल में सर्विस चार्जेस लगे हुए थे। ओह, ये सब देखकर तो आपने अच्छा खासा रौब खाया होगा उसका। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। और साथ ही खुद को खुशकिस्मत भी समझा कि इतना अमीर आदमी मेरे प्रेम में था। ओके, आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया था अमेरिका से? कहता था कि लाया था, लेकिन मुझसे मिलने के जोश और हड़बड़ी में होटल में ही भूल गया था। हाँ, हो जाता है ऐसा। गिफ्ट के बारे में कोई हिंट दिया था उसने आपको? जी हाँ, उसने बताया था। ये स्टिलेटो हील वाली इटालियन सैंडल्स थीं, लाल रंग की। रंग का जिक्र नहीं आया था। और कीमत का? अरे वो गिफ्ट लाया था भाई, कोई गिफ्ट की कीमत का जिक्र अपनी जुबानी थोड़े ही करता है। ठीक है, और क्या बोला वो? उसने मुझसे पूछा कि मैंने कभी 5 इंच की स्टिलेटो हील वाली सैंडल्स पहनी थी, तो मैंने कहा कि नहीं पहनी थी। तो बोला अब पहनोगी? 1 मिनट, हील के साइज़ के बारे में तो उसने चांस लिया, लेकिन अगर वो सैंडल्स सरप्राइज गिफ्ट थे तो उसे आपके पाँव का नाप कैसे मालूम था? सुनील ने बीच में ही टोका। चैट के दौरान कभी ऐसा कोई जिक्र आया होगा शायद, मुझे याद नहीं। घंटों घंटों चैट होती थी, पता नहीं क्या क्या बातों के जिक्र होते थे। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी अगली मुलाकात भी हुई? जी हाँ, अगले रोज़ उससे फिर मुलाकात फिक्स हुई थी, और वो मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होती, क्योंकि परसों सुबह उसे राजनगर से चले जाना था। ओह अच्छा, आपने ये कहा था कि उसने छक के विस्की पी थी,
जी हाँ, इतनी पी थी कि जज्बाती हो गया था। एक बार तो रोने ही लग गया था। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे चुप कराया। वो बोला कि फॉरेन में रहने से उसका दिल बिल्कुल हट गया था। वो 8 साल से वहाँ था और अब उसे वहाँ एक एक दिन गुजारना भारी पड़ रहा था। बोला पंछी नीड़ पर लौटना चाहता था। फिर उसने ये भी कहा कि उसने परदेश में वहीं की लड़की से शादी की थी जो मुश्किल से 6 महीने चली। डिवोर्स दिया तो सेटलमेंट में अमेरिकन बीवी ने उसे कंगाल बना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी मुश्किल से उसने फिर से अपनी औकात बनाई और अब हमेशा के लिए प्रदेश को छोड़कर होम कमिंग करना चाहता था। मेरे से शादी करके नए सिरे से गृहस्थी बसाना चाहता था और उस दिशा में पहला कदम ये उठाना चाहता था कि अपना सब कुछ मेरे हवाले कर देना चाहता था। बोला अमेरिका वापस लौटते ही उसके जितने भी असेट्स हैं, गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी, शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश, वो सब मुझे भेज देगा, जिसके राजनगर पहुंचने पर मैं वो कंसाइनमेंट कस्टम से छुड़ा लूं और उसे खबर कर दूं और उसके 1 महीने बाद वो इंडिया आकर मुझसे शादी कर लेगा। आप दोनों ने कई घंटे एक साथ गुजारे। आधी रात के बाद कहीं वो आपको यहाँ छोड़कर गया। आपने कहा था कि उसने छक के विस्की पी थी, तो मुमताज में या वापसी के रास्ते में फ्रेश होने की कोशिश नहीं की? जी क्या मतलब? मतलब ये कि कोई बदतमीजी, यानी थोड़ा फ्री होने की कोशिश, कोई प्यार मोहब्बत, चूमा चाटी, कोई फॉन्डलिंग? नो नो, नॉट एट ऑल। मेरी उंगली तक नहीं छुई। एवरी मिनट ही वॉज अ परफेक्ट जेंटलमैन। हाँ, खेल का शातिर तजुर्बेकार खिलाड़ी जो था, छवि बिगाड़ना नहीं चाहता होगा। खैर, उसने अपने असेट्स की कोई वैल्यू बताई? एग्जैक्टली तो नहीं बताई, लेकिन ये हिंट दिया कि उसकी वैल्यू करोड़ों में थी। तो आप तो खुश हो गई होंगी? जी हाँ, बल्लियाँ उछलते हुए घर लौटी थी। ओके, दोबारा मुलाकात हुई? कैसे होती? अगले रोज़ की मुलाकात का जो टाइम सेट हुआ था उसके आसपास तो वो अपने होटल रूम में मरा पड़ा था। ओके, तो उसने आपसे ये कहा था कि कल सुबह यानी कत्ल के अगले रोज़ बुधवार को उसे राजनगर से कूच कर जाना था? जी हाँ, वो बोला था कि बुधवार सुबह की उसकी मुंबई की फ़्लाइट थी और फिर रात के 2 बजे मुंबई से न्यूयॉर्क की सिंगापुर एयरलाइंस की उसकी डायरेक्ट फ़्लाइट थी। मुझे दोनों टिकटें दिखाई थी उसने। अमेरिकन कोर्ट से जारी हुआ अमेरिकन बीवी से तलाक का सर्टिफिकेट भी दिखाया होगा? जी हाँ। कस्टम से कंसाइनमेंट छुड़ाने के बारे में कुछ बोला था? हाँ, बोला था कि कंसाइनमेंट वो मेरे नाम भेजेगा। वो वैसे तो कस्टम ड्यूटी पेड होगा, फिर भी ड्यूटी में कोई कमी बेसी हो जाए तो वो मैं देख लूँ। वही पुरानी कहानी। इसका कौन गेम ऐसी इंडिपेंडेंट युवतियों से ही ताल्लुक़ रखता था जिनकी गांठ में मोटा माल हो। आपकी गांठ की क्या पोजीशन है? जी, रानी खेत में हमारी एग्रीकल्चरल लैंड थी जिसे बेचकर मैं और मम्मी यहाँ सेटल हुए थे। 60 लाख में ये छोटा सा मकान खरीदा था। फिर भी कोई 50 लाख अभी हमारे पास हैं। किसके पास हैं, मम्मी के या आपके? जी मेरे। मम्मी को मुझ पर पूरा भरोसा है। वैसे भी हमारा जॉइंट अकाउंट है। आपको उसकी फैंसी कहानी पर एतबार हो गया था? असल में उसके कहने का ढंग इतना कन्विंसिंग था कि एतबार ना आने की कोई वजह नहीं थी। आपको उससे शादी करना मंजूर था? जी हाँ। चलिए, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि हलाल की जाने के लिए पूरी तरह से तैयार मुर्गी बन चुकने के बावजूद आप बच गईं, क्योंकि शिकारी खुद शिकार हो गया। वरना और कुछ दिनों के बाद अपने जैसी और लड़कियों की तरह आप भी उसके खून की प्यासी होती। और लड़कियां? जी हाँ, 3 तो अभी तक सामने आ चुकी हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर आप ठगी जा चुकी होती तो एक तो और बढ़ ही जाती। लेकिन मैं ठगी कैसे जाती? सुनिए। सुनील ने उसे कस्टम ड्यूटी वाली पूरी कहानी सुनाई जो उसने पहले वाली लड़कियों से सुनी थी। देवीना भौचक्की सी उसका मुंह देखती रही। अपनी बात खत्म करके सुनील बोला, अब मौजूदा डिस्कशन से हट के 1-2 बातों का जवाब दीजिए। आप होटल स्टारलाइट गई थी? कब? वो थोड़ा हड़बड़ाई। परसों रात 9 और 10 बजे के बीच। क्या करने जाती मैं वहाँ? क्या करने? भाई, आपने खुद कहा कि अभी आपकी उससे एक मुलाकात और होना निश्चित था, क्योंकि उसे वो कीमती तोहफा आपको देना था और वो मुलाकात आपकी पहली मुलाकात के अगले ही रोज होनी थी। लड़की खामोश हो गई। फिर कुछ देर बाद बोली, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि टाइम तय नहीं हुआ था। वो उसे अगले रोज फोन करके तय करना था। तो फोन आया उसका? जी नहीं। तो आपने कर लिया होता? अरे नहीं, ऐसे तो मेरी हेठ ही होती ना। यूं लगता कि मैं ही वो कीमती तोहफा हासिल करने के लिए मरी जा रही थी। मोटे तौर पर बात तो ठीक है आपकी, लेकिन सारा दिन फ़ोन कॉल का इंतज़ार करने के बाद शायद आखिर आपको ख्याल आया हो कि आपको खुद उसके होटल में जाना चाहिए। रात को 9 और 10 बजे के बीच? लड़की ने व्यंग्य से पूछा। जी हाँ। ओह, क्या करने? उसकी छाती में चाकू घोंप कर अपना गिफ्ट कलेक्ट करने? आपकी कहने का मतलब ये है मिस्टर सुनील कि मैंने जाकर खामखा उसे चाकू मार दिया क्योंकि अचानक मेरा भेजा हिल गया था?
मेरे ऊपर दीवानगी सवार हो गई थी। ये मत भूलिए कि मेरे पास सीधे से कत्ल करने का कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि फिलहाल मेरे साथ कोई ठगी नहीं हुई थी और मेरी नॉलेज में दूर दूर तक ऐसी कोई बात थी भी नहीं। रमाकांत अचानक से बोला, ये भी तो हो सकता है कि ठगी हो चुकी थी और किसी वजह से आप इस बात पर पर्दा डालकर रखना चाहती थी। उसने एक पल रमाकांत को देखा, फिर तेजी से सोफे से उठी और घूमकर पीछे एक दरवाजे पर पड़ा पर्दा हटाकर उसके पीछे कहीं गायब हो गई। जब लौटी तो उसके हाथ में A4 साइज का एक कागज था। गुस्से से वो कागज रमाकांत की गोद में डालते हुए वो बोली, ये मेरे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है, देख लो, इसमें कोई लार्ज विथड्रॉल नहीं है। रमाकांत ने स्टेटमेंट को देखा और फिर उसे टेबल पर डालते हुए बोला, मुबारकां सोनियो, ਤੁਹਾਡਾ पैसा ਤੁਹਾਡੇ बैंक विच सेफ है। हो गई तसल्ली अब? हाँ हो गई, अब सॉरी टिका लो और ठंड रखो। सुनील ने कहा, तो आप मंगलवार रात को होटल स्टारलाइट नहीं गई थी? अरे तुम फिर वहीं पहुंच गए। सनशाइन, मैं पूछ नहीं रहा था, बस लाउड थिंकिंग कर रहा था कि तुम इतनी गैरतमंद, इतनी खुददार लड़की हो कि विदाउट फॉर्मल इनविटेशन तुम्हें उसके पास जाना कबूल नहीं था। ओके नाउ? अच्छा, किसी मंगला को जानती हो? नहीं तो ये कौन है कोई? आप ये बताइए कि आप इस नाम की किसी महिला को जानती हैं? कभी किसी की जुबानी ये नाम सुना हो? अंशुल खुराना की जुबानी? जी नहीं। ओके, तो आपने कभी 5 इंच की स्टिलेटो हील वाली सैंडल्स नहीं पहनी, राइट? जी हाँ। अगर वो जिंदा रहता तो अब पहनती? हाँ शायद। वैसे हील तो पहनती हैं ना आप? जी हाँ पहनती हूँ, लेकिन 3 इंच से ज़्यादा नहीं। एक बार 4 इंच पहनी थी तो 10 मिनट में 3 बार लड़खड़ा गई थी और चौथी बार तो पाँव में मोच आ गई थी। सुनील मुस्कुराया और फिर एकाएक उठ खड़ा हुआ। ठीक है, इजाज़त चाहते हैं, सहयोग का शुक्रिया। अगला भाग। सुबह 9 बजे सुनील फिर से ज्योति कॉलोनी में देवीना महाजन की कॉल बेल बजा रहा था। इस बार दरवाज़ा खुद देवीना ने खोला। वो कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। तुम फिर आ गए? उसने हैरानी से कहा। जी हाँ, थोड़ी सी बात कल बाकी रह गई थी, वही करने आया हूँ। और हाँ, ये भी बता दूँ कि अगर आप ये बात नहीं जानेंगी तो खुद ही घाटे में रहेंगी, इसलिए ना नुकुर करने की बजाय थोड़ा टाइम मेरी बात सुनने के लिए निकाल ही लीजिए। मुझे कहीं जाना है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। आओ। दोनों ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। बोलो अब। कल आपने सच नहीं बोला मिस देवीना। किस बारे में? मंगलवार की रात होटल स्टारलाइट जाने के बारे में। अरे, मैंने सच बोला था, मैं वहाँ नहीं गई थी। आप गई थी और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। मैंने उस शाम की होटल की CCTV की फुटेज देखी है और उसमें आप वहाँ साफ साफ मौजूद नजर आ रही हैं। अब बोलिए। देवीना एकदम खामोश हो गई। आपने खुद कबूल किया है कि अगले रोज की मुलाकात पहले से ही मुकर्रर थी, क्योंकि उसके अगले रोज उसे राजनगर से कूच कर जाना था। लेकिन टाइम मुकर्रर नहीं था, वो धीरे से बोली। ऐसा था तो यूं समझिए कि टाइम मुकर्रर होने का आपसे और इंतजार नहीं हुआ और आप खुद होटल पहुंच गईं। कहिए कि मैं गलत कह रहा हूँ। देवीना ने कोई जवाब नहीं दिया। मंगलवार की रात को मकतूल अपने कमरे में पूरी तरह से ड्रेस्ड अप था, जिसे साफ जाहिर था कि वो कहीं जाने की तैयारी में था। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि उस दौरान उसे कई मेहमानों को रिसीव करना पड़ गया और उसकी रवानगी डिले होती गई। इस बात से जाहिर होता है कि उसकी आपसे न सिर्फ मुलाकात मुकर्रर थी, बल्कि मुलाकात का टाइम भी मुकर्रर था और इसी वजह से आप होटल की लॉबी में मौजूद थी। अब आप मुकर के दिखाइए कि ऐसा नहीं था। लड़की मरे से स्वर में बोली। अब क्या बोलूं, जब तुम्हें पता लग ही गया है तो अब क्या कहूं? जो बात है वो कहिए। हाँ, हमारी मुलाकात का टाइम था मुकर्रर। उसने मुझे रात 9:15 बजे स्टारलाइट की लॉबी में मिलने को बोला था। 9:15 बजे आप लॉबी में मौजूद थी? हाँ। फिर क्या हुआ? मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आया। मुझे इस बात में अपनी इंसल्ट लगने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं वापस लौट जाऊँ, लेकिन फिर मैंने उसके रूम में जाने का फ़ैसला किया। तो फिर गई आप रूम में? हाँ। टाइम क्या था उस टाइम? जब मैंने उसके कमरे की कॉल बेल बजाई थी तब 9:40 हुए थे और जब आपको कॉल बेल का जवाब नहीं मिला तो आपने पाया कि दरवाज़ा लॉक्ड नहीं था, खुला था, राइट? जी हाँ। आप भीतर दाखिल हुई तो उसे मरा पड़ा पाया? जी हाँ। फिर क्या? मैं उल्टे पाँव वहाँ से भाग खड़ी हुई। क्यों? रुक कर माहौल का जायज़ा नहीं लिया? अरे बिल्कुल भी नहीं। मैं वहाँ रुकती तो बेहोश होकर वहीं गिरी पड़ी होती। जो कह रही हैं सच कह रही हैं? अरे 100% सच कह रही हूँ। उसका कत्ल आपने नहीं किया? नाउ यू आर टॉकिंग नॉनसेंस मिस्टर। अगर मेरी उससे डेट थी तो क्या कत्ल करने के लिए थी? मेरा कत्ल का इरादा होता तो मैं लॉबी में बैठी टाइम पास कर रही होती। हाँ ये तो है, सुनील ने कहा। तो अब तुम क्या करोगे? अभी जो मैंने कहा उसे अपने अखबार में छाप दोगे? नहीं, अभी तो नहीं।
क्योंकि मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि बहुत जल्दी कातिल का राज फाश होने वाला है। इसलिए कुछ अरसा मैं खामोश रहूंगा, और अगर तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक कातिल का पता लग गया तो फिर आपके इस नए बयान का जिक्र वैसे ही गैर ज़रूरी हो जाएगा। अब चलता हूँ। दोपहर बाद रमाकांत ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। उसे देखते ही सुनील बोला, भाई वाह, आज तो चींटी के घर भगवान आ गए। रमाकांत उसके सामने एक विजिटर्स चेयर पर बैठता हुआ बोला, कमला माइयवा, ओए भगवान मेरे जैसे होते हैं, चींटी तेरे जैसी होती है। मैंने एक मुहावरा इस्तेमाल किया था रमाकांत। ओके, चलो अब बताओ, कॉफ़ी पियोगे? और नहीं ओए, काफ़ी तो मैं सांझ ढले पीता हूँ, चिराग जले। अभी थोड़ी सी पीऊंगा। मैं काफ़ी नहीं कॉफ़ी कह रहा हूँ रमाकांत। कॉफ़ी पियोगे? अबे दिखाई देगी तो पीऊंगा ना। सुनील ने घंटी बजाकर चपरासी मानसिंह को बुलाया और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। तत्काल कॉफ़ी सर्व कर दी गई। दोनों ने अपने अपने सिगरेट सुलगा लिए और फिर रमाकांत बोला, काका बल्ली, तेरा ये अंदाज़ा गलत निकला है कि लड़की उसी हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटस में से एक में रहती थी जिसमें जमूरा रहता था। कौन लड़की, कौन जमूरा? लगता है तेरा ध्यान कहीं और है। अरे भाई, विनायक नगर के हाउसिंग बोर्ड फ्लैट नंबर 45 का बाशिंदा जमूरा प्रहलाद राज, और लड़की वो जो तेरे ख्याल से उसकी मशूक हो सकती है। ओह, वो लड़की उसी हाउसिंग बोर्ड के किसी फ्लैट में नहीं रहती? नहीं, काफ़ी दूर रहती है, कैनिंग रोड पर। ये कैनिंग रोड कहाँ है? विनायक नगर से 8 किलोमीटर दूर है, कूपर रोड के करीब। और हाँ, उस लड़की का नाम है निधि सांगवान। कैनिंग रोड पर पंकज अपार्टमेंट नाम की एक 9 मंजिल की रेजिडेंशियल इमारत है, उसकी तीसरी मंजिल की एक फ्लैट में रहती है वो। नंबर है 18। क्या वर्किंग है? हाँ, शंकर रोड के ज्वेलरी के एक बड़े शोरूम में सेल्स गर्ल है। तुमने इतनी जल्दी ये सब कैसे पता करवा लिया रमाकांत? प्रहलाद राज की निगरानी से। पट्टा गया था रात को कैनिंग रोड मशूक से मिलने, और कल रात को बीवी एकाएक मायके से लौट आई। फिर आज सुबह लड़की की निगरानी से पता चला कि वो शंकर रोड पर नौकरी करती है, लेकिन वो अपने फ्लैट में अकेली नहीं रहती, साथ में एक फ्लैटमेट है, नाम है डिम्पल सक्सेना। ये डिम्पल क्या करती है? सुनील ने पूछा। अरे वही जो निधि सांगवान करती है। दोनों शंकर रोड के एक ही ज्वेलरी शोरूम में सेल्स गर्ल हैं। कैनिंग रोड पर रेंटल वैल्यू बहुत हाई है, इसीलिए ये दोनों फ्लैट शेयर करके आधा आधा किराया देकर वहाँ रहती हैं एक साथ। सुनील ने सवाल किया। निधि को तो मैंने देखा था और उसके मिजाज का थोड़ा अंदाज़ा मुझे लगा। ये जो फ्लैटमेट है, ये मिजाज में कैसी है? जौहरी ने बताया कि वो सपोर्टिंग टाइप की है। अश्योर हर गुड टाइम एंड शी वुड टो यूअर लाइन। आसान जुबान में कहूँ तो ड्रिंक्स और डिनर की ट्रीट के वादे पे किसी के भी साथ चल देने वाली लड़की है। और निधि, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। आजकल मिडिल क्लास की सिंगल इंडिपेंडेंट लड़कियां ऐसी होती हैं मालको। और हाँ, जौहरी की रिपोर्ट की रूह में एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। निधि सांगवान इस टाइम प्रहलाद राज से सेट है, इसलिए हो सकता है तुझे घास ना डाले। इसीलिए अगर कोई जानकारी हासिल करना ही चाहता है तो दूसरी को, यानी डिम्पल सक्सेना को अपना निशाना बना। लेकिन रमाकांत, जानकारी तो मुझे निधि की चाहिए, और निधि के जरिए प्रहलाद राज की। डिम्पल के पीछे पड़ने से क्या मिलेगा? अरे मिलेगा मालको। दोनों सहेलियां हैं, फ्लैटमेट हैं, एक ही जगह जॉब करती हैं और एक ही जैसी जिंदगी जीती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को एक दूसरे के राज ना पता हो। तू पहले डिम्पल की तरफ तवज्जो दे, कुछ हाथ आता ना दिखे तो निधि पे भी लाइन मार लेना। वो कहीं भागी थोड़ी जा रही है। वो शंकर रोड वाले ज्वेलर्स शोरूम का नाम क्या है? RK ज्वेलर्स। सुबह 11 बजे खुलता है, शाम को 7 बजे बंद होता है। ठीक है, लेकिन मैं डिम्पल सक्सेना को पहचानूंगा कैसे? क्लोजिंग टाइम से पहले जाना। सारी सेल्स गर्ल्स ने अपनी साड़ी ब्लाउज वाली पोशाक पर नेम प्लेट लगाई होती है, नेम प्लेट दिख जाएगी। और हाँ, ये ले। रमाकांत ने उसके सामने एक A4 शीट रख दी। ये प्रहलाद राज के नेशनल बैंक अकाउंट की कुछ आखिरी एंट्रीज का प्रिंट आउट है। इसके हिसाब से जमूरे का अप टू डेट बैंक बैलेंस 55,000 के करीब है। बस 55,000? इतने से ही पट्टा सिंगल वॉल्ट पीता है? अरे और कोई अकाउंट भी होगा, बल्कि कई अकाउंट होंगे। और ठेकेदारी के धंधे में लोग बाग कैश में भी बड़ी बड़ी रकमें पास में रखते हैं। 2 नंबर का पैसा ज़्यादा चलता है इस धंधे में। और हाँ, ये और देख। रमाकांत ने एक और शीट उसके सामने रख दी। ये उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी है। ये बैंक से हासिल हुई है। लेकिन ये निकलवाई क्यों? ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये कोई दूसरा प्रहलाद राज नहीं है। इस पर कार्ड होल्डर की फ़ोटो भी है, देख ले, वही है। हाँ वही है, पता भी वही है, विनायक नगर वाला। तो अब बोल थैंक यू वड्डे भापा जी। चल ठीक है, तो अब गुड बाय टिका ले, मिलते हैं शाम को।
सुनील ने सहमति में सिर हिलाया और रमाकांत विदा हो गया। 3 बजे के करीब सुनील के पास अर्जुन का फोन आया और उसने उसे कुछ छोटी मोटी खबरें दी। पुलिस को मकतूल के सामान की तलाशी में जो 2 एयरप्लेन के टिकट्स मिले थे उनके बारे में पुलिस ने पता लगाया था और वो दोनों नकली पाए गए थे। उसकी अमेरिकन बीवी से तलाक का जो उसका सर्टिफिकेट था वो भी नकली साबित हो गया था। इसके अलावा उसके सामान से $100 के 60 नोटों की एक गड्डी बरामद हुई थी जो कि पूरी तरह से असली थी। जो सोने के 20 बिस्किट वहां से मिले थे उसमें से सिर्फ एक असली था, बाकी सब नकली थे। और साथ ही अर्जुन ने सुनील को यह भी बताया कि उसने अभी 10 मिनट पहले ही सब इंस्पेक्टर बंसल और 2 हवलदारों के साथ प्रभुदयाल को बड़ी अफरा तफरी में कहीं जाते देखा था। उनकी जीप सायरन बजा रही थी जिससे लगता था कि उन्हें कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी थी। सुनील ने सारी बातों को ध्यान से सुना और फिर फोन बंद कर दिया। 6:30 बजे वो शंकर रोड पर था। आर के ज्वेलर्स के शोरूम में जाकर डिम्पल सक्सेना के नेम प्लेट वाली लड़की को ढूंढने में उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो कोई 27-28 साल की थोड़े भारी बदन वाली लड़की थी जो लड़की कम औरत ज्यादा लग रही थी। नैन नक्श अच्छे थे और चेहरे पर फुल मेकअप की परत थी। उसका हेयर स्टाइल भी काफी आधुनिक और स्टाइलिश था। उसके सामने वाले काउंटर पर उसे निधि सांगवान भी दिखाई दी। एक पल के लिए दोनों की निगाहें भी मिली, लेकिन उसकी सूरत से ऐसा नहीं लगा कि उसने सुनील को पहचाना हो। ये सब देखकर सुनील बाहर निकल आया और शोरूम से थोड़ा दूर स्टैंड पर खड़ी अपनी मोटर बाइक की सीट पर एक तरफ टांगे लटकाकर बैठ गया। अब इससे आगे एक थोड़ी मुश्किल सिचुएशन पैदा हो सकती थी जो उसे चिंतित कर रही थी। वो दोनों सहेलियां थीं और एक ही जगह रहती थी, तो ऐसा हो सकता था कि छुट्टी के बाद दोनों इकट्ठी बाहर निकलें और इकट्ठी घर को रवाना हो जाएं। वो मन ही मन खुदा से दुआ कर रहा था कि ऐसा ना हो, कम से कम उस रोज तो ना हो। और सचमुच भगवान ने उसकी सुन ली। थोड़ी देर बाद निधि अकेली बाहर निकली। 7 बजने में 20 मिनट बाकी थे। उसने सड़क पर गुजरते एक ऑटो को रोका और उसमें बैठकर चली गई। यानी अब सुनील का रास्ता साफ था। अब डिम्पल जब भी बाहर निकलती तो अकेले ही निकलती। 7 बजे के करीब शोरूम की लाइटें एक एक करके बंद होने लगीं और 7:15 बजे डिम्पल वहां से बाहर निकली। सुनील ने फुर्ती से हाथ में पकड़ी सिगरेट को सड़क पर फेंका। जूते की नोक से उसे मसलकर वो डिम्पल सक्सेना के पीछे लपक लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगले भाग में देखेंगे कि क्या वो डिम्पल सक्सेना को पटा पाएगा और पटाने के बाद अपने काम की कोई बात उससे निकलवा पाएगा या नहीं, और इस इतनी उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में आगे कौन कौन से ट्विस्ट्स और टर्न्स आएंगे, ये सब देखेंगे कहानी के चौथे और आखिरी भाग में।